कभी है गुल कभी शमशीर सा है, वो वादिये कश्मीर सा है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी हो रही है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, लोकतंत्र की वापसी के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं अपनी सरकार चुनने के लिए। अमन और शांति के साथ कश्मीर में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। 2 चरण पूरे हो चुके हैं, तीसरा चरण बाकी है। लेकिन कश्मीर में बदला क्या? धारा 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर का यह पहला चुनाव है। वहां की आवाम के मन में क्या है? सरकारें वहां की जनता को क्या देना चाहती हैं? आज कश्मीर के चुनाव को लेकर करेंगे विश्लेषण। कल का कश्मीर, आज का कश्मीर और भविष्य का कश्मीर कैसा होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका द जेसी शो में सर। और क्योंकि कश्मीर आपका पसंदीदा न सिर्फ स्थल है बल्कि आपका पसंदीदा टॉपिक भी है और इसीलिए आज हम कश्मीर चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा पहला और सीधा सवाल यह है कि आपको लगता है कि श्रीनगर में इस बार कमल खिलेगा और बीजेपी वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएगी? मे भी अनहोनी हो सकती है श्रीनगर इस बार, कहा नहीं जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इट्स गोइंग टू बी हंग असेंबली। नो सिंगल पार्टी इज कमिंग टू पावर विद सिंगल मेजोरिटी। नो पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू फॉर्म इट्स ओन गवर्नमेंट विदाउट एनी कोलिशन। बेसिकली इट विल बी कोलिशन गवर्नमेंट। और जहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है वहाँ सब कुछ फिर केंद्र सरकार के हाथ में है, भाजपा के हाथ में है। खुद अमर अब्दुल्ला डरे हुए हैं। उनका कहना यह कि वोटों में अगर तोड़फोड़ हुई, बंटवारा हुआ तो बीजेपी सरकार बना सकती है, कमल वहाँ खिल सकता है। इनका कहना यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कि हम निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे एंड वी डोंट रिक्वायर एनी पोस्ट पोल अलायंसेस। हम अपने बूते सरकार बनाएंगे। राम माधव की भाषा भी मोर और लेस ऐसी है। तो कुल मिला के क्या है कि बीजेपी मोस्ट कॉन्फिडेंट है कि इस बार कमल खिलाएंगे श्रीनगर में और हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो नाउ सी फाइनली क्या होता है। मोटे तौर पर आज जो दिखाई देता है ओवरऑल ऑब्जर्वेशन में, तो एनसी और कांग्रेस का जो अलायंस है प्लस पीडीपी अगर मिलती है और कुछ निर्दलीय मिलते हैं तो उनके चांसेस सरकार बनाने के 51% हैं। बीजेपी का जो अलायंस है इसके 49% हैं। लेकिन साम दाम दंड भेद की राजनीति में अमित शाह का कोई सानी नहीं है और राजनीति में एवरीथिंग इज़ फेयर। तो इसलिए 1% की ये जो कमी दिखती है अपेरेंटली, ये 2% प्लस में कब कन्वर्ट हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आज ये कहा जा सकता है कि कमल का खिलना श्रीनगर में, कश्मीर में रूल्ड आउट नहीं है। लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। सर, आपने हंग असेंबली का जिक्र किया है यहाँ पर, तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं सरकार बनाने के? अगर हंग असेंबली होती है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा सर? वो इनका भी एक उसमें सवाल था उसके अंदर कि क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके साथ ही बीजेपी जो है। तो हंग असेंबली है तो सबसे पहले उसमें तय कर लें कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के आसार किसके हैं। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसके आसार लग रहे हैं, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, राम माधव का गणित देखा जाए 35-10 का कि 35 तो जम्मू से लाएंगे, 10 वहाँ से लाएंगे, 45 एक कोई और को पकड़ेंगे और 46 पे सरकार बनाएंगे। तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं तो राज्यपाल के यहाँ से, राजभवन से निमंत्रण सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास आएगा। उनको हफ्ता 10 दिन का समय मिलेगा और इसमें सब कुछ हो जाएगा, सरकार बीजेपी की बनेगी। अब सवाल ये है कि अगर ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी नहीं है तो क्या क्या विकल्प हैं। तो पहला विकल्प ये है वही अमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो है कांग्रेस एनसी की सरकार प्लस पीडीपी एंड ए फ्यू अदर्स जो है मिलकर सरकार बनाए वहाँ पे। अब क्या, अगर अमर अब्दुल्ला चुनाव हार जाते हैं फॉर ए मोमेंट, जैसे पहले हार गए पिछली बार जो है, तो इमीडिएटली फारूक अब्दुल्ला किसी दूसरे सक्सेसर को नॉमिनेट करेंगे और डिले वो नहीं करेंगे कि तोड़फोड़ किसी तरह की हो। सेकेंड ऑप्शन इसमें यह है बीजेपी सरकार बनाए, बीजेपी खुद है, देन पीडीपी पक्का होगी और जो दूसरे लोकतंत्र के दूसरे जो प्रहरी बन के आए हैं निर्दलीय, वो कुछ साथ में होंगे तो फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। दैट वे जो है, तो दो मोटे तौर पे संभावनाएं बनती हैं और डिपेंड ये करेगा क्या बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है या नहीं। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो देन इट्स ऑल सेट के बीजेपी गवर्नमेंट की शपथ होगी श्रीनगर राजभवन में, ऐसा लगता है आज। बिल्कुल सर। सर, आपने राम माधव का भी 2 बार नाम लिया। आपको लगता है कि ये चुनाव राम माधव के लिए अग्नि परीक्षा जैसे हैं, चुनौती है? उसका ऐसा है, अग्नि परीक्षा के लिए यूँ कहा जा सकता है कि एक फिर से मौका मिला उनको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। मुख्य धारा में उनको लाया गया है। वो किसी ज़माने में आरएसएस के प्रवक्ता हुआ करते थे, इतने पावरफुल जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हाई प्रोफाइल था।
ये बीजेपी और आरएसएस के संस्कृति के अनुकूल नहीं लगा लोगों को, तो अलग हुए। 4 साल तक एक तरह से साइडलाइन रहे, अब मुख्य धारा में लाए हैं। पहले वो अपनी कुशलता और एफिशिएंसी, रिजल्ट ओरिएंटेशन दिखा चुके हैं श्रीनगर में। 2015 में जब सरकार बनी तो इनके उससे कोalition का इनका बड़ा एफर्ट था, जिसमें कि बीजेपी और पीडीपी ने सरकार बनाई। और घाटी के अंदर जो है राम माधव का अच्छा इन्फ्लुएंस है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको जानते हैं अच्छे से। इस बार बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप, उन्होंने मौका दिया है कि जाओ श्रीनगर और सरकार बना के लौट के आओ, जिम्मेदारी है। वो काम भी अच्छा कर रहे हैं अमित शाह के सुपरविजन में। तो लेट्स सी, अगर राम माधव सरकार बनाने में वहाँ कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पे जब लौट के आएंगे तो नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद उनको मिलना पक्का है। तो अग्नि परीक्षा है इन ए वे। अगर वो सरकार बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी बनाते हैं तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एफर्ट से जो सिनेरियो वहाँ बना है, जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज बीजेपी दिख रहा है, उसका क्रेडिट राम माधव को पक्के तौर पे मिलेगा। जिसे कहना चाहिए कि एज ए नेक्स्ट मैन इन कमांड या एज ए मेन प्रिंसिपल असिस्टेंट, एज ए प्रिंसिपल एडवाइज़र, प्रिंसिपल ऑपरेटर, उस तरह से। तो राम माधव का जो फ्यूचर है अभी तो अच्छा दिखाई देता है। सर, क्या ये सच है कि मतदान वाले दिन कश्मीर में ईद जैसा उत्सव का माहौल था? बिल्कुल ईद जैसा माहौल था वहाँ पे। अगर आप देखें वहाँ पे तो सुबह से उत्साह था, लोगों के मन में उमंग थी, एक नई आशा किरण थी। लोग घरों से 7 बजे निकल गए थे, लाइन लगा के वहाँ मतदान केंद्र के बाहर खड़े थे, अपनी पंक्ति का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो अभी जवान हुए हैं, इतने समय बाद चुनाव हो रहे हैं, तो पहली बार पंक्ति में लगे कि कैसे वोट डालेंगे, कैसे स्याही करेंगे। स्याही लगा के आए तो बाहर आके उंगली से दिखा रहे थे लोगों को। छोटी छोटी गलियों से, संकड़ी गलियों से निकल के मतदान केंद्रों पे जा रहे थे। और मतदान केंद्रों पे खास बात है कि सिक्योरिटी के कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट वहाँ पे जो है वो नहीं थे इस बार। दैट वे जो है कोई बैरिकेटिंग नहीं था, कोई एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स नहीं खड़ी थी, सब कुछ नॉर्मल था। तो वास्तव में किसी ने वहाँ पे कहा कि आज में ईद जैसा उत्सव का माहौल दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं लार्जली इस बात को कि उस दिन 18 तारीख को जो है ना, उत्सव का सा माहौल था, ईद का सा माहौल था वैली के अंदर जो है। तो सर, इसीलिए सवाल ये आता है कि 3 से 4 पंक्तियों में अगर इस चुनाव के विश्लेषण की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग, करता हूँ प्रयास जो है। तो पहली पंक्ति तो ये है, इट्स गोइंग टू बी ए टफ बैटल, टफ फाइट, वेयर बीजेपी इज ट्राइंग हार्ड टू हैव, जिसे कहना चाहिए टू हैव इलेक्ट्रोल सुपरमेसी। बीजेपी इज ट्राइंग टू हैव इट्स इलेक्ट्रोल सुपरमेसी, whereas other regional parties are trying their hard to regain their lost autonomy and identity। ये तो क्रक्स है सारा सिचुएशन का, कश्मीर का जो है। सेकंड ये है इसमें कि श्रीनगर और कश्मीर इज़ बैक टू नॉर्मल, कश्मीर इज़ बैक टू डेमोक्रेसी एंड कर्टसी अमित शाह, नरेंद्र मोदी। आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है, 40 साल से जिन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था इलेक्शन का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट जो हैं, आज वो मुख्य धारा का पार्ट बन गए। आज वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, खुद चुनाव के लिए वोटर्स के पास जा रहे हैं, हमें वोट दीजिए। बहुत बड़ी बात है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर 4 पंक्तियों में कि जो लोग बच्चे, स्त्री, पुरुष, महिलाएं जो हैं वो हाथ में पत्थर लेके जाते थे इस दिन बॉयकॉट करने के दिन, वो आज चुनाव डालने के लिए, अपनी बारी का वोट डालने के लिए अपनी बारी का उस लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं। तो टोटल सीनरी जो है ना, ये चेंज हुआ है। आई थिंक आई हैव समड अप द एंटायर सिचुएशन इन दिस 4-5 सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छे से समअप किया है सर, मेरे हिसाब से तो कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन क्या ये चुनाव एक रेफरेंडम है मोदी और शाह के 370 के एक्सपेरिमेंट पर? मानना लोगों का ये है, देश भर में परसेप्शन ये, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। 370 तो हो चुका, इट कांट बी रिवॉक्ड, जिसे कहते हैं, इट कांट कम बैक, इट्स ए हिस्ट्री ओनली। अमित शाह ने खुद ने कहा कि रेफरेंडम नहीं है पॉलिटिकली, लेकिन जो परसेप्शन है पूरे कंट्री में और कश्मीर के अंदर वो इस तरह का है कि हाँ रेफरेंडम है। मैं नहीं मानता कि रेफरेंडम उस पर होता है चीज़ वापस आ सकती है कि नहीं। कमिंग बैक 370 इज़ कम्प्लीटली रूल्ड आउट। और अमित शाह ने कल ही कहा है वहाँ कश्मीर के अंदर कि उसको दफना चुके हैं हम, जिसे कहते हैं। तो 370 को बोले दुनिया की कोई भी ताकत आएगी तो रिवाइव नहीं कर सकती, और फैक्ट है अब वो रिवाइव नहीं हो सकता। तो रेफरेंडम है नहीं, परसेप्शन रेफरेंडम जैसा है इसका। सर, अभी अभी आपने जिक्र किया कि पंक्तियों में लोग खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो पहला चरण जो हमने देखा जम्मू कश्मीर चुनाव का, उसमें लगभग 61% वोटिंग हुई, दूसरे चरण में 57% वोटिंग हुई। क्या इसमें भी कोई मैसेज, कोई संदेश है? संदेश है कि दूसरे चरण में उत्साह नहीं था। अब ये जाना जाए कि उत्साह क्यों नहीं था पहले की तुलना में, तो अब ये मतलब रिसर्च का विषय है, लेकिन ये बात पक्की है कि उत्साह पहले जैसा नहीं था। और एक हल्का सा इस बार जो है ना, डर का सा थोड़ा सा माहौल भी लोगों में दिखाई दिया। वोटिंग भी वहाँ
कुछ कम हुई। हो सकता है कि पहले चरण में जो पोल हुआ ज़बरदस्त, उसका जो मैसेज गया, वो मैसेज जो है टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को सूट नहीं किया हो, और उन्होंने हो सकता है कि बैकरूम में कुछ ऐसा किया हो, थोड़ा सा करने के लिए वोटर्स से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो। लेकिन ये तो फैक्ट है कि पहले की तुलना में उत्साह उतना नहीं था, उदासीनता का माहौल था, और जो 18 तारीख को पोल हुआ था उसके कंपैरिजन में है ना, ये थोड़ा सा लो टर्नआउट भी था, लो मोरल बूस्टर भी था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं जिस पर कोई जजमेंट पास किया जा सके। इट वाज जस्ट ए, जिसे कहना चाहिए, कंपैरेटिवली लोअर पोलिंग, एंड दैट्स ऑल। सर, क्या ये सच है कि जो 370 का मुद्दा है वो कश्मीर की जनता के लिए उनके स्वाभिमान और डिग्निटी से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है? हाँ, बिल्कुल बन चुका है। सब कुछ किया सरकार ने उनके लिए, लेकिन दिल नहीं जीत पाए, जिसे कहते हैं। आज भी कहना चाहिए कि 51% लोग वैली में जो है, कश्मीर में जो है, उनके मन में कहीं न कहीं खटक इस बात की रहती है। वो अभी भी सोचते हैं क्या ये वापस आ सकता है। कोई सेंस नहीं है। कश्मीर इज़ बैक टू नॉर्मल, उनका धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, लाइफ नॉर्मल हो गई है। लेकिन साइकोलॉजिकली कहना चाहिए, इमोशनली कहना चाहिए, एक सेंटिमेंट की बात है, तो उनके मन में कहीं कहीं आता है कि हाँ, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि ग्राउंड रियलिटी में अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कश्मीर के स्वाभिमान का मुद्दा है, उसी कश्मीर में, श्रीनगर में देखिए, पहलगाम में देखिए, गुलमर्ग में देखिए, लाइफ कितनी नॉर्मल है, बिजनेस कितना नॉर्मल है, टूरिज्म कितना नॉर्मल है। तो क्या है कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी दिल में एक खटक है लोगों के मन में, जिसे कहते हैं कि हाँ, ये होना चाहिए था, ये 370 हटना चाहिए या वो करना चाहिए। अब इसका कोई खास ऐसी रेलेवेंस नहीं, लेकिन ये मैटर ऑफ फैक्ट, ग्राउंड रियलिटी है कि लोग अभी तक 370 को, जो घाटी के लोग हैं, भुला नहीं पाए हैं, और कहीं न कहीं उनके मन में ऐसी बात आज दिखाई देती है, विच हैज़ नो रेलेवेंस ऑन द रियल, जिसे कहना चाहिए इन द रियल लाइफ या ग्राउंड रियलिटी में है, लेकिन बस एक मन का भाव है उनके मन में। तो थोड़ी सा उनके मन में इस बात का पीड़ा को, या वो है एक तरह से अभाव को या एब्सेंस को, उस बात की वो महसूस करते हैं वो। सर, वैसे तो मेरे अगले सवाल का जवाब आप दे चुके, फिर भी अगर आप और एम्फेसिस और लाइट डालना चाहें इस सवाल पर, पहले चरण की तुलना में आपने ये अनुभव किया है कि 25 सितंबर को जो मध्य कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव हुए, उसमें विशेष उत्साह नहीं था? हाँ, तो मैंने कहा आपको इसी बात से, उत्साह नहीं था। उसके दो कारण और भी हैं। एक तो मशीनरी और कॉन्फिडेंट हो जाती है, गवर्नमेंट मशीनरी भी, पॉलिटिकल मशीनरी भी, इतना चुनाव तो पड़ेगा ही, इतना वोट तो आएगा ही एक तरह से जो है, लेकिन वो वोट नहीं पड़ता है उतना जो है, मतलब यू टेकन फॉर ग्रांटेड कई सिचुएशंस को जो है। तो ये कारण भी उसके अंदर रहा है, अन्य बातों के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि मशीनरी भी थोड़ा सा सुस्त हुई एक तरह से, पॉलिटिकल वर्कर भी थोड़े से सुस्त और कॉन्फिडेंट हुए कि तो हो जाएगा जो है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, एज ए मैटर ऑफ ग्राउंड रियलिटीज, कि कई दूसरे फैक्टर होते हैं। उस दिन गाड़ियाँ नहीं मिली जाने के लिए, चुनाव नहीं हुआ, लोग मतदान तक नहीं पहुँचे, कोई शादी भी आ गया, कुछ और कारण हो गए। तो हम ये नहीं कह सकते देयर इज़ सम डेफिनेट डिज़ाइन बिहाइंड इट, बट इट जस्ट हैपेंड। सर, श्रीनगर में सबसे कम 29.24% ही मतदान हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये थोड़ा सा चिंता का विषय, ये उसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि लोगों के मन में अभी भी इमोशनली अटैच हैं उस बात से। श्रीनगर एक ऐसा स्थान है, शुरू से ही लो पोल हुआ है। जब जब पोल हुआ है तो श्रीनगर में लोएस्ट पोल हुआ है। इस बार भी देखिए आप, 29.8 समथिंग तो एवरेज है एक तरह से। बाकी 16% से लेकर 36% तक हुआ है। ईदगाह वहाँ एक है, पोलिंग कॉन्स्टेंसी है, वहाँ पे जो है, तो वहाँ आप देखिए कि 28% के आसपास हुआ है। इधर 16 पॉइंट समथिंग हुआ है, एक जगह 36 पॉइंट समथिंग हुआ है, एवरेज 29 पॉइंट समथिंग आया है। लेकिन एक ख़ास बात ये थी इस श्रीनगर के पोल के अंदर जो है, कि लाइनें थी, लोग लाइनों में थे। पिछले में क्या था, लोग उंगली पे दिखाते थे स्याही और फोटो खिंचवाते थे, उत्साह से दिखाते थे क्या था। इस बार वो उत्साह नहीं था, इस बार लोग शर्मा रहे थे, या ऐसा कहीं कोई न कोई थर्ड आई उनको वॉच कर रही थी, वो मन में डरे हुए थे। तो जैसे वो लोग अंदर आते थे, उसको डाल के आते थे, उंगली से करके आते थे, तो बाहर आते छिप के पहले मैंने देखा ये कि स्याही को मिटाते, धुंधलाते, फिर जोर से रगड़ते, वो तो मिटती नहीं स्याही, कभी तक आप देखते हैं, कोशिश करते थे। फ़ोटो भी नहीं खिंचवाई बाहर लोगों के साथ आकर के। और उनकी कोशिशें रही ज़्यादातर लोगों की श्रीनगर में कि कोई देखे नहीं कि हमने पोल कर दिया है या हमने डाला है वोट उसके अंदर जो है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है मन में, अभी भी थोड़ा बहुत भय मन में रहा हो कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन कोई इसका बुरा तो नहीं मान रहा, कोई मैं वोच तो नहीं कर रहा। वही मतलब मिलिटेंट्स और जो पुराना जो ब्रिगेड है उन लोगों की जो है, तो ये भी एक कारण था उसके अंदर जो है। बाकी श्रीनगर में तो आदतन ही ट्रेडिशनली कम होता है, इस बार ज़्यादा कम हुआ है, और उसके पीछे ये कारण इस तरह के हो सकते हैं। और फिर क्या है कि श्रीनगर एक तरह से सेंट्रल पॉइंट रहा है टेररिज्म का सबका जो है। तो जो आज भी जो साइलेंट टेररिस्ट हैं, हो सकता है उन्होंने थोड़ा इन्फ्लुएंस अपना एक्सरसाइज किया होगा, अपने बैकडोर रूम से कुछ किया होगा, सारा मिला के जो है। तो इन टोटलिटी जो है, ये मैं कह सकता हूँ कि जो कम मतदान हुआ है
उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ मेंटल फियर, फिजिकल फियर नहीं था बाहर, सेफ्टी थी बिल्कुल टोटली, जैसे कोई डर नहीं था, हवा में खौफ नहीं था जिसे कहते हैं। तो ये कारण रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है जो है। सर एक चीज़ और नोटिस हुई, जम्मू क्षेत्र की अगर बात करते हैं, आतंकवाद से जो प्रभावित ज़िले हैं, चाहे पुंछ की बात हो, राजौरी की बात हो, चाहे रियासी की बात हो, इन इलाके में आतंकवादी घटना घटी, उसके बावजूद भी हमने देखा कि जो वोट परसेंटेज था वो काफ़ी हाई था। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इज़ अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। लोगों को भरोसा हो गया है कि सामना करेंगे आतंकवाद का, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। ये एक नया ट्रेंड है, नया मोरल जैसे बूस्टर जैसे कहते हैं, एक तरह से जो है ना, ये उत्साह लोगों के मन में आया है, एक करेज एंड कन्विक्शन आया है कि लड़ेंगे आतंकवाद से जो है। तो उसी का कारण है, लोगों की जो भावना थी कि नहीं लड़ेंगे, वोट डालेंगे, देखें क्या होता है। पीछे कहीं न कहीं सपोर्ट था अमित शाह का, वहाँ की सरकार का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो है कि करेंगे, तो एक अच्छा लक्षण है जिसे कहते हैं। और जम्मू में आप देखिए ना कि अभी जुलाई के अंदर ही 10 घटनाएं हुई हैं आतंकवाद की। आतंकवाद का सेंटर उन्होंने शिफ्ट कर दिया, कश्मीर से जम्मू में कर दिया। आप देखिए 15 तो सैनिक और जवान मारे गए हैं वहाँ पे जो है। तो आतंक की घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं जम्मू में जाके जो है। तो लोगों का जो भरोसा है सेंट्रल लीडरशिप में भी, आज जम्मू की लीडरशिप कश्मीर किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास, अमित शाह के पास है, मनोज सिन्हा तो सेरेमोनियल है वहाँ पे एक तरह से। भरोसा तो इधर है लोगों का जो है, तो भरोसा है उनका है कि ठीक है, खड़े हैं साथ अपने, वोट डालो, बस ये था। सर जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में कई फॉरेन डिप्लोमेट्स आए और उन्होंने चुनाव को देखकर काफ़ी उसे हेल्दी और इंस्पायरिंग बताया, आप इसे कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स ये तो एक मिरेकल ही था उनकी निगाह में, इसलिए उन्होंने कहा इट वाज नॉट ओनली हैज एंड करिंग, वो इट वाज, उन्होंने कहा कि इट वाज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक आल्सो। ये सेंटेंस कितना महत्वपूर्ण उनका कहना, कोई दबाव नहीं था। और वेब पोलिंग था, खड़े होकर देख लीजिए, यहाँ बैठ के देख लीजिए, वाशिंगटन बैठ के देख लीजिए, वेब पोलिंग में देखिए कैसा पोल हो रहा है। इससे ट्रांसपेरेंसी तो हो नहीं सकती, बट इट वॉज ए मास्टरमाइंड मूव ऑन द पार्ट ऑफ पीएमओ, उस टीम को वहाँ भेजना, उस टीम को दिखाना वहाँ जा कर के। और कंट्री भी कैसे कैसे, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका, इतने बड़े बड़े राष्ट्र वहाँ पे गए, इनके प्रतिनिधि वहाँ पे गए देखने के लिए। इट वॉज ए वेरी गुड मूव, उन्होंने देखा, एक अच्छा प्रयास था। हालांकि उमर ने बाद में कहा कि आप फॉरेन मीडिया को तो आने नहीं दे रहे हैं, इनको बुला रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, बयान देना होता है, तो बयान दिया उन्होंने। इट वॉज ए गुड मूव और डेमोक्रेटिक मूव था, जिसका बेनिफिट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल कूटनीति में जो है और इसको भारत को मिला है और नरेंद्र मोदी को मिला है। सर उमर अब्दुल्ला 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बडगाम है, एक गांधरबल है, और 2014 की तुलना के लिहाज से जो 25 सितंबर को चुनाव हुए उसमें 2.5% वोट कम पड़े हैं परसेंटेज के लिहाज से। आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला के लिए चुनाव के नतीजों से डरने की कोई बात है? हाँ, ऐसा है, कुछ ऐसा इम्प्रेशन है कि एक बार फिर हार सकते हैं। अभी हार गए थे लोकसभा का चुनाव, एक बार हार जाता है तो मन में ऐसा भय बैठ जाता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक सीट इसमें से, लेकिन कहीं ना कहीं शेकी फील कर रहे हैं। सामने जो कैंडिडेट है वो सरेआम कह रहा है कि ही इज़ लूजिंग, दूसरे लोग हैं, एक इम्प्रेशन ऐसा ही बना है श्रीनगर में कि वो वापस लूज़ कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लूज़ कर जाएँ, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि चुनाव तो जीत जाएंगे, मार्जिन कम रहेगा शायद, और 2 सीट हैं, 2 में से 1 पे पक्का जीत जाएंगे, मार्जिन थोड़ा कम रह सकता है। आई डोंट सी ए लूजिंग उमर अब्दुल्ला, अंतर कम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर आखिर नरेंद्र मोदी ने पूरा कर ही दिया परिकल्पना को जो थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। तो सच है, ये कल्पना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि एक देश आएगा, एक विधान, एक निशान, इससे जो है देश चलेगा, कर दिया उन्होंने। अमित शाह ने कहा ना अभी, ये पहला चुनाव है जो एक झंडे और एक संविधान के साथ लड़ा गया है, पहला चुनाव है ये। और इस जंक्चर पे मैं कहूँगा निश्चित तौर पे दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह टू द यूनिटी ऑफ द पीपल, टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू द पीपल ऑफ द कंट्री, जिसे कहना चाहिए। ये इतना बड़ा योगदान है, और इस इतने बड़े योगदान के लिए आरएसएस और बीजेपी लीडरशिप जो है, अदर देन मोदी एंड अमित शाह, दे शुड फील ग्रेटफुल टू द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, कि उनके नेतृत्व के कारण से, अमित शाह की रणनीति के कारण से आज ये दिन देखने को मिला। और यही नहीं, आने वाला कल और अच्छा है, एक देश एक चुनाव, आप देख रहे हैं ना, वो इसी का एक्सटेंशन है। तो इट्स ए ग्रेट विक्ट्री, इट्स ए ग्रेट जिसे कहना चाहिए अचीवमेंट ऑफ द प्रेजेंट लीडरशिप इन द गवर्नमेंट। सर क्या लोकसभा चुनावों की तरह और बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है? ऑफ कोर्स देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है इसका, कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिसमें चुनाव लड़ सकें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा 240 के बावजूद देश में कोई चेहरा नहीं है पार्टी के पास में नरेंद्र मोदी का जो मुकाबला कर सके।
और जो 240 को 303 की तरह राज को चला सके बैठ के उसके साथ में जो है। तो नरेंद्र मोदी इज़ द ओनली चॉइस, जिसे कहना चाहिए कोई विकल्प नहीं। ये चुनाव निश्चित तौर पर उनके चेहरे पे लड़ा गया है। उनके जो भाषण हुए हैं उन्होंने समा बांधा है वहाँ, और जो कैंपेन था उसकी दिशा बदली है, लोगों का उत्साह बनाया, लोगों के करेज को बढ़ाया वहाँ पे। तो इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि स्टिल ही इज़ द ओनली फेस इन द पार्टी जिसको आगे रख के चुनाव लड़ा जा सकता है। सर, जम्मू कश्मीर में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा, कटरा, श्रीनगर में सभाएं हुई, पब्लिक रिस्पांस कैसा है? अच्छा था वो रिस्पॉन्स। वहाँ पे जो है डोडा में शुरू में कुछ लोग कम आए थे, लेकिन बाद में जनता आ गई थी वहाँ पे, और 40 साल बाद 42 साल बाद मीटिंग हुई और काफ़ी आई। कटरा में बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, देखा आपने, और अच्छा है उनका रेस्पॉन्स। मतलब मीटिंग्स वगैरह अच्छी थी उनकी, जो सोच के उनकी मीटिंग करवाई गई थी वो मीटिंग वैसे ही वहाँ पे रही, और छूटते उन्होंने हमला किया उन 3 परिवारों पर और सारा जो था। इट वॉज ए गुड शो इन इस पब्लिक मीटिंग्स, ऐसा लगा मुझे जो है। सर, ये 3 परिवारों का जिक्र बार बार आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए, उनकी रैली में ये बार बार उन्होंने कहा कि ये 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। इसका क्या मतलब है सर? मतलब उनका था भी आज तक जो ट्रेडिशनल लीडरशिप रही है, चाहे वो शेख अब्दुल्ला की रही, फारूक अब्दुल्ला की रही, उमर अब्दुल्ला की रही, इधर मुफ्ती मोहम्मद सईद की रही, फिर उनकी बेटी महबूबा की रही, ये परिवार हैं, इन्होंने कैप्चर कर रखा है। इनके आगे कोई देख नहीं पाता, कोई सूझ नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, और कश्मीर को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है और टू सम एक्सटेंट फैक्चुअल भी है कि परिवार तो यही थे जिन्होंने रूल किया है, और आज अगर कश्मीर आगे नहीं बढ़ा इतने सालों में तो दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, उनका कहना था। और उनके स्टेटमेंट को लोगों ने सीरियसली लिया इन एंड आउटसाइड कश्मीर जो है। तो दिस इज़ ऑल, तो उनका कहना था कि जिम्मेदार लोग हैं, और फैक्चुअली ये करेक्ट लगता है। सर, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के चुनाव ने नरेंद्र मोदी के ग्राफ को बहुत ऊंचा पहुंचा दिया? ऑफ कोर्स जो है उनके जो भाषण हुए पिछले दिनों, और उस भाषण के अंदर जो है वहाँ के पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनका जो बयान आया सामने जो है, तो नरेंद्र मोदी के भाषण में सबसे पहले उन्होंने उस बात को पकड़ लिया। और नरेंद्र मोदी लकी हैं, हर चुनाव में कोई उनका ऐसा मुद्दा उनके हाथ में बैठे बैठाए मिल जाता है। इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का मुद्दा उनके हाथ आ गया, और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान, एनसी और कांग्रेस ये एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, इनका एक ही एजेंडा है, और मैं किसी भी हालत में पाकिस्तान के एजेंडे को वाया दीज पीपल भारत में इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगा। ये बात अमित शाह ने कही, एंड दिस वॉज सो कन्विंसिंग उन दोनों के पार्ट पे, दोनों ने जो भाषण दिए कि कंट्री ने इसको हाथों हाथ लिया। और मैं फिर कहता हूँ कि आपको जम्मू कश्मीर के मामले में कश्मीर के लोगों को छोड़ के जो वहाँ हो सकता है डिबेट डिवाइड हो सकता है, पूरा देश इस मामले में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ है। कश्मीर में आपने जो किया अच्छा किया, इसको बना के रखिए। पॉलिटिकली हो सकता है उनको बोलना पड़ता हो कुछ, अदरवाइज मन में बात क्लियर है उनका कि कश्मीर में इनका कोई विकल्प नहीं, जो इन्होंने अच्छा काम किया है दे डिज़र्व ए वोट ऑफ थैंक्स, एक तरह से जो है। तो यही है सर। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा में रैली थी, इस रैली से ठीक 2 दिन पहले वहां पर उग्रवादी हमला हुआ। इस सिचुएशन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाने का रिस्क क्यों लिया? वो स्वभाव से ऐसे हैं, डरते नहीं हैं, चुनौतियों का सामना करना उनकी आदत है। एक बार तो कह रहे थे ना, मैंने पढ़ा था कहीं कि चुनौती को चुनौती देना जो है ना मेरा मिशन है, मेरी फिलॉसफी है, मेरा दर्शन शास्त्र है। तो फ़र्क नहीं पड़ा उनको, एजेंसी ने निश्चित तौर पे रोका होगा। मैंने कहा ना इतनी घटनाएं हुई, और जहाँ पे गए उससे 4 दिन पहले जो है 2 आतंकवादी मारे गए। जहाँ घटना हुई थी उससे 65 किलोमीटर दूर मीटिंग की है नरेंद्र मोदी ने। उनका करेज एंड कन्विक्शन है नरेंद्र मोदी का। हैरान होते हैं लोग, लेकिन वो सक्सेसफुली काम को करके आते हैं। एजेंसीज भी सोचती हैं कि भाई ये इनका असेसमेंट ठीक है, तो करके आ गए सक्सेसफुली जो है। तो करेज कन्विक्शन, डरते नहीं है वो, ये उनका एक गुण है उनके चरित्र का। नाइस। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, दोनों के कार्यकाल में कश्मीर की हैंडलिंग को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत फ़र्क है दिन रात का। दैट वाज स्टेलमेट जिसे कहते हैं, भाई ठीक है बस पड़ी हुई चीज़ जो है, स्टेटस को। इन्होंने तो बहुत कुछ किया, आपके सामने है। पूरे कश्मीर का कायाकल्प किया। आज कश्मीर ओपन हो गया है, आम आदमी का जीवन कैसा हो गया है वो सब आपके सामने है। तो कश्मीर का टोटल टर्न अराउंड जो हुआ है इंक्लूडिंग 370, ये कहिए आप जो है, और नरेंद्र मोदी अमित शाह ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया है। मनमोहन सिंह के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। मनमोहन सिंह के टाइम में तो एक मनुहार की नीति थी जो बरसों से चली आ रही। नॉट ओनली मनमोहन सिंह, पिछले 40 साल से चली आ रही थी। जो उग्रवादियों को पटा के रखो, इनको मना के रखो, जैसे महबूबा का था, इनसे बाय पीस विद देम जिसे कहते हैं। फ्रंट ऑन नहीं लेते थे। नरेंद्र मोदी अमित शाह ने फ्रंट ऑन लिया है इसके अंदर, बेसिक जो है ये, और जीते हैं उसके अंदर जो है। तो इसलिए था कि वो एक स्टेलमेट का कार्यकाल था, एक मतलब निष्क्रिय कार्यकाल, बस ठीक है भी चल रहा है जो है।
और ये बड़ा एक्टिव कार्यकाल है। उसी का परिणाम है कि इन सब खतरों के बावजूद चुनाव आज हो रहे हैं। एक्चुअली देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदीज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, देयर अचीवमेंट ड्यूरिंग देयर टेन्योर्स। सर क्या आपको लगता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो पीडीपी का समर्थन, महबूबा मुफ्ती का समर्थन बीजेपी एक बार फिर से घाटी में ले सकती है? और साथ ही 2018 में कारण क्या था पीडीपी से समर्थन वापस लेने का बीजेपी के लिए? देखो, पहला तो है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, मैंने कहा आपसे जो है, तो कोई किसी समर्थन ले सकता है। और चांसेस हैं इस बात के, जो जैसे हालात चल रहे हैं कि शायद महबूबा अपनी 4-5 सीटें जीतेगी, वो एक्सटेंड कर सकती हैं। लेकिन उनको लगा कि अगर ये दूसरे लोग सरकार बना रहे हैं तो अब्दुल्ला को दे देगी वो जो है। अब दूसरा सवाल आपका ये कि पहले क्यों समर्थन वापस लिया था बीजेपी ने जी, तो उसमें हालात ऐसे हो गए थे। चुनाव हुआ विधानसभा का, किसी दल को बहुमत नहीं मिला। ये 28 पे थे महबूबा पार्टी और बीजेपी 25 पे थी, 15 पे अब्दुल्ला थे, 12 पे कांग्रेस थी, बनती नहीं थी। तो उसमें फिर कश्मीर में स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो है, और सईद ने और इन्होंने मिल के उसमें ये इंस्ट्रूमेंटल थे, राम माधव बीच में जो है, तो गठबंधन हुआ, सरकार बनी जो है। 1 साल बाद ही तो उनका निधन हो गया, चीफ मिनिस्टर थे जो महबूबा के फादर जो हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर बन गई जो है ये। तो वो क्या है, थोड़ा सा मतलब कंसिलेटरी थे और थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए भी सबको साथ लेके चलने वाले थे फादर। उम्र की बात होती है, ये थोड़ा सा इनका ध्यान फोकस कश्मीर पे रहता था। बीजेपी कहती थी भी जम्मू का ध्यान रखो, वो नहीं हो पाया, डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। मेन कारण था स्टाइल ऑफ फंक्शन, डिक्टोरियल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग वो महबूबा और वन साइडेड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग वो महबूबा। फिर कुछ मुद्दे सामने आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप पत्थरबाजों को रिहा करो, हमसे राय तो करो, बड़ी संख्या में आप रिहा कर रहे हो, आप जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल एड दे रहे हो तो हमसे राय तो करो। एक और 2 मुद्दे ऐसे थे। तो करते करते इतने में क्या हुआ कि वहाँ एक बच्चे के साथ में जो है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम भूल गया मैं, तो वहाँ पे जो है एक 8 साल की बच्ची साथ में रेप हो गया, मर्डर हो गया वहाँ पे जो है। तो हंगामा हो गया, बीजेपी बैकफुट पे आ गई। तो उन्होंने सोचा कि यार 1 साल बाद तो चुनाव होने हैं लोकसभा के, तो समर्थन वापस ले लेते हैं। तो समर्थन वापस लिया उन्होंने, तो सरकार गिर गई, राष्ट्रीय शासन लग गया वहाँ पे। तो कारण था। पर राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी तो अमित शाह भी फ़ोन करके बुला लेंगे उनको, वो खुद भी अपना अप्रोच कर लेंगी। तो राजनीति में मैंने कहा ना कुछ भी हो सकता है। तो वो फिर से महबूबा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं और अब्दुल्ला के साथ मिलकर भी सरकार बना सकती हैं। लेट्स सी। सर, जम्मू कश्मीर की 28 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार नहीं उतारे। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी बीजेपी की हो सकती है, या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवारों की मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है कि वो इस चुनाव में गेम चेंजर या फिर किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे? 28 पे नहीं लड़ने का जो है वो तो अमित शाह का बेसिकली स्ट्रैटेजी है उनकी। ही इज़ द बेस्ट जज टू टेक ए जजमेंट। उनका कहना था हारने से अच्छा कैंडिडेट खड़ा नहीं करो, दूसरे सहयोगी दल हैं जो उनके आदमी को सपोर्ट करो, निर्दलियों को सपोर्ट करो। तो इसलिए उन्होंने 19 आदमी खड़े किए अपने साथ, जहाँ उनको लगा कि विनिंग कैंडिडेट्स हैं या कर लेंगे ये, बाकी उन्होंने खुला छोड़ दिया उसके अंदर जो है। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है और स्ट्रैटेजी इसका परिणाम आएगा, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि बड़ी संख्या में निर्दलीय इस बार चुनाव जीतने वाले हैं, ऐसा लगता है। निर्दलीय जितने चुनाव जीत के आएंगे, आप मान लेना इस बात को, मोर और लेस सब अमित शाह के घर के बाहर खड़े मिलेंगे आपको चुनाव के अगले दिन। ऐसा मेरा असेसमेंट है। चाहे सरकार किसी की बन रही हो, एक बार तो देखेंगे। सरकार बनने की 10% संभावना में अगर भाजपा की है तो निर्दलीय विल प्रेफर अमित शाह देन एनीवन एल्स, ऐसा मेरा असेसमेंट है उसके अंदर जो है। तो स्ट्रैटेजी उनकी यही थी कि खुद करने का, हारने के बजाय जवान जब तो कैंडिडेट्स की। भी देखो घाटी के अंदर है ना, खाता खुलना तो मुश्किल है ही बीजेपी का, मुश्किल रहा है आज तक का। इस बार चमत्कार हो सकता है, वो 4 सीटें जीतते हैं, 6 जीतते हैं, 8 जीतते हैं, क्या है। बाकी आम परसेप्शन बीजेपी लीडरशिप में अभी यही है कि यार घाटी में हमको नहीं मिल रहा है जो है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि घाटी में नहीं करते करते भी 2-4 सीटें तो खुद की आ जाएंगी। और वो तो कॉन्फिडेंट हैं लोग अपने कि 10 आएंगी हमारी। यू नेवर नो, मिरेकल होते हैं राजनीति में, 7-8 भी आ सकती हैं जो है। लेकिन वो ये मान के चल रहे थे हमारी नहीं आएंगी वहाँ पे, तो वाई टू वेस्ट टिकट्स एंड वाई टू वेस्ट सीट्स। दूसरों को दो ना, जो विनिंग कैंडिडेट लग रहे हैं, चाहे दूसरी पार्टी के क्या है, आएंगे तो शाम को यहीं, वो जो होता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, कहाँ जाएंगे, शाम को तो वहीं आएंगे जो है। तो ये सोच के उन्होंने किया। सर अगला सवाल भी निर्दलियों से जुड़ा हुआ। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार जिस पर टेरर फंडिंग के आरोप हैं या टेररिस्ट से जुड़े होने के आरोप हैं, वो जीत जाता है तो क्या उससे राजनीतिक जोड़ तोड़ के तहत मंत्री भी बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, बनाया जाएगा, बट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सीरियस डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स अंडर द गार्ब ऑफ कश्मीर इलेक्शंस। आप ये कहिए, सवाल ये नहीं है कि वो भाजपा का समर्थित था या पीडीपी का समर्थित था या कांग्रेस का समर्थित था या किसी का था या इंजीनियर था, वो उसकी पार्टी का आदमी था। एक बार जिसका बैकग्राउंड मिलिटेंसी का रहा है,
क्या उसको सत्ता सौंपी जा सकती है, क्या उसको राज में भागीदार बनाया जा सकता है। आई पर्सनली डोंट अप्रूव दिस आइडिया, लेकिन राजनीति है, व्यवस्थाओं का खेल है, राजनीति जो है तो हो रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग जीत के आते हैं और सरकार में उनकी भागीदारी होती है कि नहीं, और अगर होती है तो हाउ दे बिहेव इन द नेक्स्ट 100 डेज। उनका चाल चरित्र और चेहरा किस तरह का है, क्या पुराने उनके जो लोग हैं मिलिटेंसी की वही दबी ज़बान से दबे दरवाजे से आते हैं, उनके घर को डोमिनेट करते हैं, शाम को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये आने वाले वक्त की बात है, बट एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आई थिंक दीज पीपल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस। सर, एज यू सेड, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, कश्मीर घाटी में एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर ऐसे भी आरोप लगा रहा है कि जो फॉर्मर टेररिस्ट हैं या फिर मिलिटेंट्स हैं वो या तो किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वो पार्टी उनके पक्ष में वो प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर आरोप हैं, इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि सभी मिले हुए हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा जो है, सभी के अपने अपने उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन परसेप्शन ज़्यादा ऐसा हो गया है कि बीजेपी ने खड़े कर दिए हैं। लेकिन बीजेपी ने भी 2-4-5 ऐसे लोगों को सपोर्ट किया होगा। अनुमान है लोगों का, बीजेपी लार्ज स्केल पे काम करती है। अमित शाह का गणित और जो बायोग्राफी है वो बड़े पैमाने पे ऑपरेट होती है। तो ऐसे लोगों का मानना है कि 20-25-30 लोगों को इन लोगों ने फाइनेंस किया होगा या सपोर्ट किया होगा या उनको मदद की होगी या प्लान किया होगा, लेकिन किया सब ने है। आप देखिए अब हो क्या हो रहा है, क्रॉस वॉर है इसके अंदर। बीजेपी में तो राम माधव कह रहे हैं कि भाई जो इनके जितने कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के और एनसी के और पीडीपी के जो हैं वो सारे के सारे फॉर्मल मिलिटेंट्स हैं जो है, और वो एक्टिवली कैंपेन कर रहे हैं इनके कैंडिडेट्स के फेवर में जो है। अब वो उल्टा बीजेपी के लिए कहते हैं, और राम माधव ने कहा है ये कि मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, फॉर्मल मिलिटेंट्स हैं वो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो क्रॉस वॉर है इस समय आरोप से मुक्त होने का कि हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक परसेप्शन ऐसा बन गया है वहाँ पे, चूँकि बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो धारणा ये बन गई है कि बीजेपी के पास ज़्यादा निर्दलीय हैं और लोगों का शौक भी होता है बड़ी पार्टी के पास जाके अप्रोच करने का, दैट वे उनकी इच्छा होती है भी वहाँ चलें अपन जो है। तो इम्प्रेशन लेकिन हैं सभी के अपने अपने जितने फॉर्मल, सबसे बड़ी बात क्या है, फॉर्मल मिलिटेंट्स को आपने मुख्य धारा में ला के चुनाव लड़ने का मौका दे दिया। तो नाउ दिस इज़ नॉट मच रेलेवेंट कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही नहीं कर रही है। पर मेरा इसमें निष्कर्ष ये है कि सभी पार्टियां निर्दलीयों को सपोर्ट कर रही हैं। फॉर्मल निर्दलीय वो जिनका फॉर्मल मिलिटेंसी का बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत सभी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है कोई ज़्यादा कर रहा है, इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं इनको बीजेपी का प्रॉक्सी मानकर जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक के बीच उनकी जो साख है वो गिर रही है? हो सकता है ये, दिस अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। जनता क्या बहुत स्मार्ट है आजकल जो है, एंड यू कांट टेक वोटर फॉर ग्रांटेड जिसे कहते हैं। इम्प्रेशन ऐसा बन गया ना बाज़ार के अंदर, हो सकता है किसी मास्टरमाइंड एजेंसी ने इम्प्रेशन बनाया इनका कि सब के सब ये ऑन सेल हैं, ऑन बिकाऊ हैं, कोई बीजेपी के यहाँ हैं, कोई पीडीपी के यहाँ हैं, कोई अब्दुल्ला के यहाँ हैं। तो बेसिकली क्या हो, जो इंडिपेंडेंट थे, आई थिंक दे आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी, दे आर लूजिंग देयर एक पर्सनैलिटी का जो पार्ट होता है ना, ईमानदारी का, थोड़ा सा ज़बान का जिसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी, और जो है वो लूज़ कर रहे हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि जनता आजकल क्या डिसाइसिव मैंडेट देती है। हो सकता है जनता इन सब पे झाड़ू लगा दे, एक तरह से झाड़ू केजरीवाल वाली नहीं, जनरल झाड़ू एक तरह से कि लगा दे, जनता लगा सकती है। तो इट इज़ टू बी सीन। तो जनता चूँकि डिसाइसिव मैंडेट देती है तो हो सकता है जनता बीजेपी के लोगों को घाटी में जिता दे 7-8 को, हो सकता है ये, ठीक है ना, बजाय इनको वोट देने के। तो लेट्स सी, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखते हैं क्या आता है। सर, चुनाव आयोग द्वारा ऐसे टेररिस्ट बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की इजाज़त देना कितना उचित है, और क्या सरकार इस पर कोई कानून लाएगी? मैं तो मानता हूँ गवर्नमेंट मस्ट थिंक अबाउट इट। हो सकता है चुनाव बाद ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि गवर्नमेंट इज फोर्स टू डू दैट, ये भी संभव है। ये लोग कंट्रोल में नहीं रहें और ऐसा हो जाए कि इनको चुनाव से बंद करो। और कॉमन सेंस तो यही कहता है, जैसे कॉमन सेंस से कहता है ना, मुख्यमंत्री अगर अपराधी घोषित हो गया या जेल चला गया तो उसको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। एक जनरल इंप्रेशन इस तरह का है, लेकिन कानून छूट देता है आपको, नहीं मुख्यमंत्री आप बने रहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो कर्नाटक वाले कल को होंगे या केजरीवाल हैं या कोई भी दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन एक होता है ना मॉरल सेंक्टिटी, तो उसे मॉरल सेंक्टिटी नहीं है कि आप अपराधी घोषित हो रहे हैं या चार्जशीट है तो फिर आप मुख्यमंत्री बने रह रहे हैं। तो इनकी मॉरल सेंक्टिटी नहीं है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट खुद मजबूर हो जाए और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ आदर्शवाद जिसे कहना चाहिए, तो मेरा मानना है कि सरकार को, चुनाव आयोग को इसमें संशोधन ला करके कानून में जो है ऐसे लोगों को जिनका मिलिटेंसी का प्रोन बैकग्राउंड है, जो जेल में रह के आ गए। अब आज देखिए ना, इंजीनियर की पार्टी जमात की दूसरी पार्टी के खिलाफ 47 केसेस चल रहे हैं गृह मंत्रालय में। तो मजाक हो गया ना, एक आदमी निर्दलीय होकर चुनाव लड़ता है, मिलिटेंट, और चुनाव जीत जाता है।
आप देखिए ना, इट्स ए वेरी डेंजरस ट्रेंड इन इंडियन पॉलिटिक्स। अभी जो 6-8 महीने से चल रहा है, 2024 के लोकसभा से चल रहा है, जो है इसको रोकना होगा आज निकल, तो कानून आएगा इसमें, ऐसा मेरा मानना है। सर, दिल्ली और श्रीनगर दोनों ही जगहों पर आजकल चर्चा चल रही है रशीद इंजीनियर की पार्टी को लेकर, अवामी इत्तेहाद पार्टी को लेकर, कि वो बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी है। आप इस पर क्या सोचते हैं? वही बात है ना कि वो खुद इस बात से परेशान है। उसने इसके लिए किया कि जैसे वो जेल से बाहर निकला, उसने प्रधानमंत्री की आलोचना करी ये मैसेज देने के लिए, लेकिन अगले दिन उसने बयान जारी किया, इंडिया टुडे में इंटरव्यू दिया, तो उसमें उसने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी हमारी बात सुन लें तो विश्वगुरु हो सकते हैं। अब इसका टोन देखिए और उसका टोन देखिए, और स्मार्ट आदमी हैं, और उनको मालूम है अगर हाथ मिलाना है बाय प्रॉक्सी तो बीजेपी इज़ ए बेटर चॉइस, तो मिला भी सकते हैं। और बीजेपी ऑन फेस वैल्यू तो कहती है हमारी कोई प्रॉक्सी नहीं, हम तो खुद हैं चरित्रवान पार्टी, हम तो ऐसे ईमानदारी से, चरित्र से, मूल्यों के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे ये। लेकिन वो अब इम्प्रेशन यही है मार्केट में कि प्रॉक्सी हैं वो, और वो भी विश्वगुरु की बात करके नरेंद्र मोदी उसको और पुष्ट करते हैं उस धारणा को। वरना कौन कहता है विश्वगुरु? विश्वगुरु वही आदमी कहेगा जो प्रशंसक होगा, प्रशंसक फेस वैल्यू पे होगा या अंदर से होगा, इंडिकेटर जो है उसका। तो मतलब पब्लिक परसेप्शन ये है कि वो हैं, प्रॉक्सी हैं। सर, इस बार बीजेपी ने लीग से हटकर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है जम्मू कश्मीर में। इनकी संख्या कितनी है और बीजेपी को इनसे आशाएं, उम्मीदें कितनी हैं? आई थिंक 22-23 लोगों को टिकट दिया है, और पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, और ये बेसिक चेंज बीजेपी ने किया है, क्योंकि क्या होता है ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार कानून को बदलना पड़ता है। तो जो मुस्लिम का एक भाव था इस तरह का मुस्लिम को नहीं देना, हरियाणा में शायद अदिति दिया, किसी को ऐसा सुना था मैंने, जो है ये, तो कश्मीर तो कोई विकल्प ही नहीं है दूसरा जो है, तो दिया है तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्यों वहाँ तो विकल्प ही नहीं है दूसरा जो है। मतलब आप एलिजिबल ही नहीं है घाटी के अंदर बिना मुस्लिम कैंडिडेट के चुनाव लड़ने के लिए। हिंदू तो लड़ नहीं सकता वहाँ पे, तो मुस्लिम ही लड़ेगा। अब सवाल है कि इनका सिलेक्शन प्रॉपर था कि नहीं, या बीजेपी के बैनर के साथ वहाँ के लोग वोट दे रहे हैं कि नहीं। आम इंप्रेशन तो ये है ना, वो घाटी में आम इंप्रेशन जो यहाँ से लोग जाते हैं, जयपुर से, दिल्ली से, कलकत्ता से, वो ये लेके आते हैं कि वो लोग खिलाफ हैं सरकार के, वो लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ हैं, आप यूँ मान लीजिए, इस तरह का इंप्रेशन लेके आते हैं। अब वक्त बताएगा ये कि खिलाफ हैं कि नहीं। घाटी का जो वोट पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा उससे कि क्या है क्या नहीं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कश्मीर का वो भला कर दिया जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया आज तक, और आगे भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो यही लोग हैं आशा की किरण। फिर बताता हूँ मैं आपको, कश्मीर में आतंक को रोकना है, गुंडागर्दी को रोकना है, आम आदमी के जीवन को वापस लाना है, तो आज के सेटअप में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति पूरे देश में आज दिखाई नहीं देता है। सर, एक परसेप्शन है और ये चर्चा का भी विषय है, द रियल इलेक्शंस आर हैपनिंग इन जम्मू। अमित शाह ने भी कहा कि जम्मू विल डिसाइड हु विल फॉर्म गवर्नमेंट इन जम्मू कश्मीर। तो आपको लगता है कि सारा खेल जम्मू में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में स्वीप करने के लिए पूरी रणनीति ग्राउंड पर ला चुकी है? बिल्कुल ला चुकी है, और चर्चा तो यहाँ तक है कि ऐसा इम्प्रेशन दिया गया है, जिसे कहते हैं क्वाइटली, डिस्क्रीटली इम्प्रेशन दिया गया है कि जम्मू में तुम जो है 43 हैं शायद सीट्स हैं, तो वे 35 लाके दे दो तो हम जम्मू को एक अलग स्टेट ही बना देंगे, ऐसा मैंने सुना है, ऐसी चर्चा चली है। आपका मुख्यमंत्री एक अलग दे देंगे आपको जो है। और दूसरा क्या, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, तो जम्मू के लोग आतंकित हैं शुरू से ही, कह रही फिर आ जाएंगे सब लोग तो फिर परेशान करेंगे। तो जम्मू तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसाइसिवली जो है ना बीजेपी के साथ जाने वाला है। 43 में 35 उनका आकलन है, आ सकती हैं, ज़्यादा भी आ सकती हैं, कह नहीं सकते, क्योंकि जनता, मैंने कहा ना, एक तरफा वोट डालती है एक तरह से। और राहुल गांधी जाके सब कुछ वाले, राहुल गांधी ने कुछ गड़बड़ कर दी ना कश्मीर में 370 और उलझ गए उसके अंदर जो है, तो हो सकता है। और वहाँ अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का बहुत फोकस रहा है इन दिनों, भाषण पे, स्पीच पे और सारा कहने। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये जो उनको एक घोषित कर दिया है कि कांग्रेस और ये है ना पाकिस्तान का एजेंडा लागू करेंगे, एक कन्विंस कर दिया लोगों को, दैट वे जो है। तो जम्मू में स्वीप कर सकती। स्वीप का मतलब तो ये हुआ ना कि 51% वोट, तो 100% 51% वोट तो लाएंगे ना। 43 में 21-23 की तो गारंटी है। जो गिरे से गिरा है आज ज्योतिष का आकलन या जो भी है, वो भी उनको 26-27 सीट देता है, दैट वे जो है। तो वो तो करेंगे स्वीप, जम्मू में तो स्वीप करेंगे। सर, आपको क्या लगता है घाटी के अंदर आज हर कोई बीजेपी के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, इंटरेस्टिंग जो है ये बात सही है आपकी। भाई 5-6 पार्टियां जो भी हैं, चाहे पीडीपी ले लो, उन दो को छोड़ दो, बड़े बड़े लोगों को। पीडीपी से कर लो थोड़ा 50% पीडीपी, आगे इंजीनियर की पार्टी हो गई, फिर जमात हो गई, फिर लोन का हो गया, एक कोई और नेता वो हो गए। तो घूम फिर के सारे वहीं आसपास ही घूम रहे हैं। उन सब पे आरोप ये हो रहा है कि बीजेपी का ये वो क्या है, आपने कहा था जो प्रॉक्सी जो है, तो प्रॉक्सी लड़ रहे हैं, कर रहे हैं ये। तो कभी कभी इसलिए किसी ने व्यंग में कहा कि ऐसा लगता है कि सारी पार्टियां बीजेपी के लिए लड़ रही हैं क्या वहाँ पे जो है।
तो लड़ रही हैं तो जिता देंगे बीजेपी को, फिर तो यही है और क्या होता है। क्या है विक्ट्री, क्या है विक्ट्री? इज़ अ टोटल सम ऑफ कलेक्शन ऑफ वोट्स, और क्या है। अगर सभी लोग एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो सरकार बनाएंगे वो लोग जो हैं। इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व कि क्या सभी लोग भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं क्या घाटी में। सर फिर एक सवाल ये आता है कि इतना उत्साहित है चुनाव आयोग, जो वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, और फिर इसके साथ एक सवाल ये भी जुड़ जाता है कि आखिरी चरण तक भी क्या ये उत्साह बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। जैसे 62 से 57 हो गया मान लो, तो ये 62 से 40 नहीं होगा 2 चरण में भी। इस तरह से चुनाव आयोग गदगद है। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता है जीवन की, देखो आप 300 पैरामिलिट्री फोर्सेज, 300 कंपनियां लगाई उन्होंने। मैंने सुना कि अमित शाह की बैठक हुई तो उन्होंने, लोगों ने कहा साहब इतने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं जो कहता हूँ करो, आप तो लगा दो बस। अमित शाह का जजमेंट करेक्ट होता है, इसमें लगा दिया उन्होंने, पत्ता नहीं हिला। आप बताइए किस तरह का हुआ? मतलब ये चुनाव इस तरह के हुए हैं, एक कहना चाहिए कि नॉट इवन ए सिंगल फायरिंग, नॉट इवन ए सिंगल बूथ कैप्चरिंग, नॉट इवन ए सिंगल कोई लड़ाई झगड़ा, मोर पीसफुल देन यूपी एंड बिहार। तो मिरेकल है ना, ये मिरेकल किसका है? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का मिरेकल है, इन लोगों का मिरेकल है इस तरह से। तो दिस इज़ ऑल। सर एक सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जम्मू कश्मीर में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई जम्मू कश्मीर इस वक्त चुनाव के लिए तैयार था? आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। कैसे होती है फिंगर क्रॉस पता नहीं सर ऐसे होती हैं, ठीक है जो है। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। ये डिपेंड करेगा कि आने वाले कल में, अगले 100 डेज में चुनाव रिजल्ट आने के बाद में कश्मीर क्या करवट लेता है, कश्मीर का कानून, लॉ एंड ऑर्डर क्या करवट लेता है, क्या हालात हैं। आज जो स्थायी शांति है वहाँ पे एक तरह से क्या बनी रहती है कि नहीं, क्या लॉ एंड ऑर्डर, कश्मीर का जो फोकस सारा वो लॉ एंड ऑर्डर पे देखिए, 370 उसी का पार्ट है एक तरह से जो है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि अगर ये डिस्टर्ब होता है तो मुझे अफसोस होगा एक नागरिक के नाते कि हमने क्यों चुनाव करवाए। अच्छा चल रहा था, हम सब चलता रहता। कश्मीर में मैंने कल भी किसी से कहा, भाई आपको जाना आना है टुलिप गार्डन, आपको कुल्फ़ी खाने जाना है, ताज में घूमने जाना, अभी जाओ जा करके। शपथ होने के बाद में आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितने दिन तक टूरिस्ट वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। सरकार किसकी बनती है? अगर भाजपा की सरकार बन गई, ठीक है ना, तब तो थोड़ा फिर भी ठीक है भाई, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। तो अनसर्टेनिटी आने वाली है। तो आपने कहा ना कि फैसला सही था कि नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन क्या कश्मीर तैयार है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। आने वाले दिन में इसका आकलन होगा। सर पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है कि धांधली की बातें सामने आती रही। 1987 में खास तौर पर जब चुनाव हुए तो कहा गया कि निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ या फिर धांधली हुई। क्या आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं विधानसभा के, ये पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं। वेब पे पोलिंग हो रहा है, इमेजिन, मिरेकल, अनबिलीवेबल जो है ये। 87 की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक किस्सा मैंने पढ़ा था उस समय जो है कि एक चुनाव हुआ, एक आदमी चुनाव लड़ा, उसने देखा कि मैं बहुत आगे चल रहा हूँ, घर आके सो गया कि भाई 11 राउंड की काउंटिंग होगी, मैं 8 में आगे हूँ, तो सर्टिफिकेट लेने जाएंगे चुनाव जीत का जो है। 2 घंटे बाद उसको फ़ोन आया, चुनाव अधिकारी ने बुलाया, आओ भाई। उसने सोचा मैं अपनी विक्ट्री का सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूँ, तो उसको पता लगा कि दूसरे को डिक्लेयर कर दिया किसी को। आप बताइए, इसी कश्मीर में 87 में। और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया कि आप अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं हमारे फैसले का। वो जेल चला गया, वो 20 महीने जेल में रहा, बाद में बड़ा आतंकवादी बन गया वो। यासीन मलिक उसका था वो काउंटिंग एजेंट, वो भाग गया पाकिस्तान, वो कितना हुआ टेररिस्ट बन गया, दैट विज है। तो 87 के तो वो हालात थे। तो आज उनकी तुलना नहीं की जा सकती। आज का चुनाव, कश्मीर का चुनाव 100% स्वतंत्र निष्पक्ष है, क्योंकि वेब पे हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, वेब कह रहा है, वेब पोलिंग कह रहा है इस बात को। सर जम्मू कश्मीर में जो नया परिसीमन अर्थात डेलिमिटेशन हुआ है, उसका लाभ आखिर मिलेगा किसे? मिलेगा, मिलना चाहिए जम्मू को, क्योंकि देखो 7 सीटें बढ़ी हैं कुल मिला के, 6 जम्मू में बढ़ी हैं, 1 कश्मीर में बढ़ी है। और जम्मू का जैसे कहा गया कि टिल्ट बीजेपी की तरफ है, दिख ही रहा है वो तो। और वो गेम चेंजर है कि नहीं वहाँ पे, मतलब 43 में से 35 लाते हैं, कितनी लाते हैं, 35 लाते हैं, तो इसे कहना चाहिए स्वीप कर दिया उन्होंने। और 24-25 लाते हैं तो जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन वो बीजेपी के उसमें है। इसका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा, परिसीमन हुआ है। और एक बात और होगी कि अब वहाँ की जो असेंबली है वो 5 साल की होगी, पूरे देश की तरह 6 साल की नहीं रहेगी, दैट वे जो है। तो आई थिंक इट्स ओके, परिसीमन हो गया, उन्होंने मेरिट पे कर दिया उसको। अब इंसिडेंटली इट अपीयर्स दैट इट इज़ गोइंग इन फेवर ऑफ बीजेपी। सर 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के लिए एक टर्निंग सक्सेस पॉइंट जो था वो पुलवामा था, और इस बार जो अभी मतदान हुआ है उस पुलवामा में, जो कि बहुत ज़्यादा है,
तो आपको ये जो अपराधी उस समय पकड़े गए वो कैसे पकड़े गए और कैसे वो बेनिफिशियल हो गया बीजेपी के लिए? पुलवामा बहुत टर्निंग पॉइंट था नरेंद्र मोदी अमित शाह के जीवन में, कहना चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि 40 जवान शहीद हो गए। पॉलिटिकली रहा कि देश में एक स्थायी सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार के आने में मोराल बूस्टर था पुलवामा। उसके बाद फिर ये लोग वो सर्जिकल स्ट्राइक करने चले गए, बालाकोट चले गए, वहाँ चले गए जाके जो है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पुलवामा आतंकियों का गढ़ रहा है। शायद 32 साल बाद पहली बार वहाँ पोल हुआ है इस तरह से, सुनजिता पोल वहाँ पे हुआ है, जो वहाँ पे गढ़ था उनका। तो वहाँ जब गढ़ था तो वहाँ पे CRPF का एक कैंप है, मूवमेंट होता है जवानों का, तो जवानों का मूवमेंट हो रहा था वहाँ पे जो है। तो जो पाकिस्तान से कंट्रोल्ड, रावलपिंडी से या कहीं से कंट्रोल्ड जो लोग थे, आतंकी संगठन जो है, उन्होंने जो होता है आत्मघाती दस्ता जो है, सुसाइड बॉम्बर जो है, उसको तैयार किया। एक आदिल नाम का आदमी था और एक शाकिर नाम का आदमी था, मैंने पढ़ा जो है। उन दोनों को तैयार किया इस काम के लिए। शाकिर तो सपोर्ट करेगा और मेन जो सुसाइड बॉम्बर है वो आदिल रहेगा। तो उन दोनों को इको कार दी, उसमें सारे उन्होंने बारूद और ये सब ये होता है ID सब ये उसमें डाल दिया करके जो है। तो जाके बैठ गए वहाँ पे जो है। तो जैसे ही वो वहाँ से चलने लगी गाड़ियों क्या है, किलोमीटर 262 से 272 को 10 किलोमीटर का पैच था। उसमें बहुत रोड़ी वोड़ी पड़ी हुई थी सड़क पे, तो उसको क्रॉस करना था उनको। तो इन्होंने देखा गाड़ियाँ स्पीड पे नहीं होंगी वहाँ पे, तो अपन उसको अटैक कर सकते हैं। तो दोनों बैठे, गाड़ी को किया, और उसके आदिल के पास जहाँ आदिल गाड़ी चला रहा था, जो उसके मेन था, उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको। तो उन्होंने, उसके हाथ में डिजिटल घड़ी थी, उसने शाकिर को दी कि दोस्त अलविदा, मेरी आखिरी ये तुम्हारे पास याद रहेगी, तो तुम उतरो। वो गाड़ी से उतरा और वो अपने गांव की तरफ भागने लगा। और उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे करी। 3:05 पे जैसे ही उसके नज़दीक आया वो वहाँ के जो है, तो हाईवे पे एक ASI लोकल पुलिस के लोग घूमते थे, उसको डाउट हुआ, पीछे भागा, लेकिन ये आगे निकल गया था। अगर उसे पकड़ लेता तो ये घटना नहीं होती जी। तो ये आगे था, वो थोड़ा पीछे था, आधा किलोमीटर उसके जो है। तो इसने जैसे उनके आगे पास पहुँचा, CRPF के ट्रक्स के आसपास पहुँचा, वहाँ पे उसने ट्रिगर दबा दिया। बस एक काले धुएँ का गुब्बार उठा आसमान के अंदर और सब कुछ ख़त्म। 40 जवान ख़त्म, आदिल ख़त्म, वो मोहनलाल जो था ASI वो ख़त्म। और फिर देश में किस तरह का हुआ, तो इस तरह की घटना हुई और ऐसे उसका पतन हुआ। दिस इज ऑल। सर, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा और PDP ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए हैं क्या क्या वादे अलग अलग किए, लेकिन सबसे जो इम्प्रेसिव इसका जो है चार्टर कहना चाहिए, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र कहिए, ये बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी होमवर्क बहुत करती है ना, अमित शाह किसी को सोने नहीं देते, वो लगे रहते हैं रात भर, पता नहीं कौन कौन लोग रहते हैं, अनिल बलूनी से लेकर के यानी पूरी फौज है थिंकर्स की वहाँ पे, और फाइनली फिर PMO में बैठ जाते हैं लोग उसको लेके। तो मास्टरमाइंड घोषणा पत्र उन्होंने बनाया इस बार, 25 बातें रखी। और देखो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये तो खैर कहा ही है कि मेट्रो लाएंगे और IT हब बनाएंगे, वो तो ठीक है, एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात फोकस रखा उन्होंने यूथ, फार्मर और वुमेन पे। और यूथ के लिए कहा भी 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको हम 2 साल तक देंगे हर महीने, और 3,000 रुपये का एक ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब स्कॉलरशिप वो भी एक तरह से हो गई, लो गई, इसको लो जो कहा। और एक कहा कि 5 लाख लोगों को रोज़गार दे देंगे इसमें जो है 5 साल में जो है। विमेन के लिए कहा कि 18,000 रुपये अभी तक लोग देते थे, 6,000, 8,000, कांग्रेस ने 3,000 के लिए कहा है। जैसे 18,000 रुपये कौन नहीं आएगा आपके पास, एक तरह से इतना आकर्षक ऑफ़र उन्होंने दिया उसको जो है। और किसानों के लिए कहा कि 10,000 रुपये कर दिया PM सम्मान निधि की जो राशि थी उसको उठा करके जो है। तो कुल मिला क्या है कि एक बहुत ही संतुलित और एक अच्छा उन्होंने बनाया, जिसमें 3-4 मैंने मेन बातें आपको बताई। बाकी जो 2 पार्टियां हैं आपकी, उनका तो मेन वही है, नंबर 1 370 हटाओ, नंबर 2 पूर्ण राज्य का दर्जा लाओ एक तरह से, नंबर 3 हमारा झंडा अलग हो कश्मीर का। ये 3 डिमांड उनकी कॉमन है उन दोनों पार्टियों की, महबूबा की और अब्दुल्ला की। कांग्रेस जो है थोड़ा सा अलग होके, कांग्रेस ने 5 गारंटियाँ दी एक तरह से। ये तो 3,000 रुपये दिए महिलाओं को जो 18,000 थे उसके, तो है 1 लाख लोगों को रोज़गार दे देंगे, 25 लाख का जो अशोक गहलोत राजस्थान में लाए थे हेल्थ की स्कीम वो कर देंगे। ऐसे 1-2 और हैं, कोई ज़्यादा ऐसी 50% जो है बिजली में रेट कम कर देंगे, इस तरह की उन्होंने किया जो है। तो ये अच्छे लुभावने और ये हैं, लेकिन जो वहाँ का चुनाव है ना, वो संकल्प पत्र पे नहीं लड़ा जा रहा। फ्री व्हिप कहो या घोषणाएं कहो, इनका कोई रेलेवेंस नहीं रहा कश्मीर के अंदर।
दूसरे मुद्दे हैं, उन्होंने ओवरटेक कर लिया है चुनाव घोषणा पत्र को। अब मुद्दे हैं सेंटिमेंटल, 370 का हो गया आपका मान लो, या दूसरा हो गया घाटी का मुद्दा हो गया, ये पूर्ण राज्य का दर्जे का मुद्दा हो गया। तो ये क्या है कि औपचारिकता के नाते हमने किए हैं, इन द सेंस सभी पॉलिटिकल पार्टी ने औपचारिकता के नाते इसको इशू किया है। जब सरकार बन जाएगी तब लोग देखेंगे उसको खरीद के बाज़ार से कि यार क्या क्या घोषणा, चलो फ़ायदा उठाते हैं सरकार से। आज फोकस नहीं है उनका। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका ये है कि इस तरह के मोटे तौर पे ये घोषणाएं बनी हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो चुनावी मुद्दा है वो 370 की बहाली, और उनकी तरफ से कहा गया है कि झंडा हम दोबारा जो है लेकर के आएंगे। क्या आपको लगता है ये जो चुनावी वादे हैं वो वाकई पूरे कर पाएंगे? वो मुश्किल। ये तो वो है कि मेरे पास 1 लाख रुपए और मैं कनाट प्लेस में जाके रजिस्ट्री कराऊंगा 500 गज के प्लॉट की। आपके हाथ में ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है। आप देखिए ना, केंद्र सरकार करती है उसको। आप देखिए 370 कौन हटा सकता है? भारत सरकार हटा सकती है। मैं तो कहता हूँ चलो भारत सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया, मान लो एक पल, उन्होंने कहा ठीक है हम हटाएंगे। हटा तो वही सकते हैं ना, आप तो नहीं हटा सकते। आप तो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं विधानसभा में जिसे कहते हैं। इसलिए कहा फारूक ने, मैं विधानसभा की पहली बैठक में प्रस्ताव लेके आऊँगा 370 को हटाने का, पूर्ण राज्य दर्जा लाने का और अपना एक झंडा लाने का। तो ये उनकी इच्छा है, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। कोई भी राज्य सरकार केंद्र की सहमति के बिना किसी केंद्रीय कानून में बदलाव नहीं कर सकती। इसलिए कि कंप्लीटली रूल्ड आउट। तो अब्दुल्ला की सरकार बनती है, कांग्रेस सरकार बनती है, मान लो इनकी है, और रेजोल्यूशन भी असेंबली में ले आते हैं, तो पड़ा रहेगा गृह मंत्रालय में आकर के। और प्रेजेंट जो लीडरशिप है कंट्री की वो कह चुकी है इट विल नेवर कम बैक 370। इट इज़ ओनली पेपर एक्सरसाइज। वोट अट्रैक्ट करने के लिए ये बात कही गई है, इसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन जो है कोई चांस नहीं। सर, कांग्रेस ने शुरुआती दौर पे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट पर 370 की दोबारा बहाली को सपोर्ट किया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए ये आत्मघाती सिद्ध हो सकता है आगे? 100%। वो तो स्मार्टली फिर राहुल गांधी ने अपने आप को से अलग कर लिया, टैग फेलियर, खाली राज्य का दर्जा दिया जाए वहीं तक अपने आप को सीमित रखा। तो वो कांग्रेस से गलती क्या हुई, उसमें उन्होंने सोच लिया कि कश्मीर ही भारत है। कश्मीर भारत नहीं है, इट्स ओनली वन ऑफ द 29 स्टेट्स। भारत बहुत बड़ा है। कश्मीर में एक मुद्दा आपको सूट कर सकता है, इंडिया में आप लूज़ कर सकते हो उस मुद्दे पे, और यही हुआ है। डैमेज हुआ है। अब डैमेज कितना हुआ है समय के साथ पता लगेगा। दूसरे जो राज्यों के चुनाव होंगे वहाँ इसका कितना डैमेज का इफेक्ट है, कैसे क्या है। बाकी ये कांग्रेस के पार्ट पे स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था, अलग झंडे और इसके साथ खड़े होना और 370 के साथ खड़े होना जो है तो वो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। आप राज्य की मांग कर लीजिए, अलग राज्य हो, उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये कहना कि 370 वापस आए, उनके साथ खड़े होना सुसाइडल है। सर, इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद और महबूबा की पार्टी का रोल, और क्या महबूबा इस चुनाव में बन पाएगी किंग मेकर? गुलाम नबी सितारे गर्दिश में हैं, अल्लाह के भरोसे है सब जो है, ना इधर के ना उधर के। एक निराश और उदास व्यक्ति बन चुके हैं वो। मैंने देखा फ़ोटो, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तबीयत ठीक नहीं है। तो जन्मपत्री का खेल है। किसी ज़माने में कहाँ थे इंदिरा गांधी के यहाँ, किचन कैबिनेट में। फिर झगड़े हुए, छोड़ दिया राहुल गांधी के कारण बहुत से लोग पार्टी छोड़ गए, शायद ये भी छोड़ गए, भाजपा के निकट गए। अच्छा उत्साह था, शायद पद्म भूषण या कुछ ऐसा वो मिला भी वहाँ पे जो है। सरकारी मकान भी रह गया। बेसिकली डिसेंट आदमी हैं, कल्चर्ड आदमी हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं वहाँ पे 2 साल वहाँ पे जो है। लेकिन कुछ हालात ने साथ नहीं दिया, बस बात बैठी नहीं। पार्टी बनाई, लोग खड़े किए, तो 4 लोग खड़े किए, 4 की जमानत जब्त हो गई। फिर 2 जो है अब खड़े करने की बात थी, पहले 2 खड़े किए थे, फिर अब 4 की बात फिर आई है, तो फिर बीच में कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्रचार नहीं कर पाऊँगा। तो पार्टी में भगदड़ मच गई, तो 4 ने नाम वापस ले लिया। तो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी अभी इसमें कोई अस्तित्व में ऐसी नहीं है। अभी यूँ कहने के लिए किसी ने कुछ खड़े कर दिए हों, WW जिसे कहते हैं, यूँ XYZ जो है, तो बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। तो इज़ एंड ऑफ द स्टोरी। आज तो ये है। बाकी पॉलिटिशियन के लिए कहते हैं जब तक वो ज़िंदा है कभी कुछ भी मिरेकल कर सकता है, लेकिन आज तो गुलाम नबी इज़ नोवेयर, अनफॉर्चुनेटली इज़ नोवेयर। महबूबा की बात आप कर रहे हैं जो है, तो महबूबा भी हिम्मत नहीं जुटा पाई चुनाव लड़ने की इस बार जो है। एक तो पिछला चुनाव हार गई अभी इसी के अंदर जो है, तो मनोबल नहीं बन पाया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो राज आएगा अभी अगर हमारा, तो वो राज है ना मनोज सिन्हा का राज होगा, LG का राज होगा। हम केजरीवाल की तरह भटकते रहेंगे, कुछ मांगते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं जो है ये। तो उन्होंने कहा मैं तो चीफ मिनिस्टर रही हूँ, अब मैं चपरासी भी अपॉइंट नहीं कर पाऊँगी उनसे बिना पूछे हुए, और कोई मुकदमे वापस नहीं ले पाऊँगी, FIR नहीं कर पाऊँगी किसी पे, कुछ भी है जो है, तो क्या ऐसे चुनाव लड़ना।
इन कुल मिला क्या थोड़ा सा डिमोरलाइज्ड हैं वो एक तरह से, तो वो चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने जो है, और बेटी को आगे किया है वहाँ पे। तो बेसिकली इसलिए लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गुलामी भी थोड़ा सा डिफरेंट केस है। महबूबा चूँकि अभी हारी हैं रिसेंटली, तो मनोबल नहीं बना पाई और बेटी पे फोकस कर दिया। क्योंकि आपने बेटी का ही सर जिक्र किया, इल्तिजा मुफ्ती बिजबहरा से इस बार चुनावी मैदान में है और उनका पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है इस बार। लेकिन कश्मीर में इतना उत्साह क्यों है इल्तिजा मुफ्ती के चुनावी मैदान में उतरने का? और दूसरा, महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा के वर्किंग स्टाइल में आपको अंतर क्या नज़र आता है? उत्साह इसलिए है कि महबूबा भी एक स्टार थी अपने आप में। पॉलिटिशियंस में होता है जो लोग अच्छे दिखते हैं, अच्छी बात करते हैं, स्टार दिखते हैं, और उनकी डॉटर है तो थोड़ा सा क्रेज रहता है लोगों में। एक पढ़ी लिखी सुंदर युवती वोट मांगने आती है तो आता है, और एक उसके पीछे एक लीगेसी है पूरे मतलब परिवार की। आप देखिए फादर से लेके तब तक की जो है, तो लोगों में क्यूरियोसिटी है, पत्रकारों में क्यूरियोसिटी है कि देखते हैं क्या होता है उसका। बाकी शी इज़ ओके प्लेस्ड, बहुत फर्म सेटल में तो नहीं कह सकता मैं जो है, लेकिन हाँ चुनाव जीतने के आसपास वो खड़ी हैं, चूँकि पुश्तैनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से, तो लिहाज होता है थोड़ा। और खुद महबूबा उनका प्रचार करने गई वहाँ पे जो है। और दोनों के कार्य में जो अंतर की बात है, तो वो तो देखो मैंने पहले भी आपसे ये कहा ना कि ये जो आज के बच्चे हैं तो आज की बच्ची हैं, उसमें और माँ के विचार में बहुत अंतर है। अपना प्रचार खुद कर रही हैं, माँ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रही हैं, तो शी हैज़ फेयर चांसेस टू विन द इलेक्शन, दिस इज़ ऑल। सर 370 के अलावा एक मुद्दा और है इस बार कश्मीर में, अफजल गुरु को लेकर के। क्या आपको लगता है कि इसका कुछ असर वहाँ दिखेगा? अफजल गुरु का मुद्दा आ गया, बस ऐसी कोई ख़ास बात थी नहीं, इज़ ए डेड स्टोरी। फांसी हो गई उसको, ख़त्म हुई बात। झगड़ा ये हुआ कि उसने कह दिया 2-3 साल पहले जब फांसी हुई उमर अब्दुल्ला ने कि ये गलत हुई, ये नहीं होना चाहिए था जो है ये। तो मुद्दा फिर बीजेपी तो चूकती नहीं है, देखो उन्होंने उस स्टेटमेंट को उठाया। और फिर अमित शाह ने क्या हुआ भाई, उसको अगर वो नहीं करते क्या बिरयानी खिलाते क्या? राजनाथ सिंह ने क्या कि अगर उसको फांसी नहीं देते तो क्या उसको माला पहनाते क्या? तो मुद्दा बन गया इन ए वे, एडवांटेज बीजेपी जो है ये। वो तो प्रूवन था ना, उसकी फांसी हुई तो उसका अपराध ऐसा था, उसमें किसी की सहानुभूति है ही नहीं उसके साथ में। तो मुद्दा ऐसा कुछ नहीं बना, थोड़ा बहुत जो बना है मुद्दा, इट इज़ एडवांटेज बीजेपी। जी सर, एक सवाल जो हर किसी के जहन में है, आखिर कब मिलेगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा? दर्जा तो मिलना है, डिपेंड करता है हालात के ऊपर। वैसे अमित शाह ने कहा है ओनली सेंटर एंड मोदी कैन गिव दिस स्टेटहुड बट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। अप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा? अगर भाजपा की सरकार बन गई तो आई थिंक इन अदर 100 डेज टाइम ऐसा लगता है एवरीथिंग विल बी स्मूथ हो जाएगा इनको जो है। दूसरी सरकार बनी, अभी तो कोई आसार नहीं है, क्योंकि दूसरी सरकार में तो पहले तो प्रूव करो कि यू आर कॉम्पिटेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन कश्मीर। जो विरासत हमने केंद्र ने आपको दी है, सौंपी है, गृह मंत्रालय ने विरासत या राज्यपाल ने विरासत जो सौंपी है आपको एक स्थायी सरकार की, आम आदमी की सरकार की, इसे चला के दिखाओ 6-8 महीने। अगर अच्छा करोगे, सब बढ़िया करोगे तो विल रिवार्ड यू, दे देंगे आपको स्टेट का दर्जा जो है, और नहीं है तो फिर ऐसे रहेगा। सर, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने की स्थिति में INDI अलायंस की सड़कों पर उतरने की राहुल गांधी ने जो चेतावनी दी है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये वही बात है जो सवाल आया था ना कि क्या चुनाव लड़ने के लिए कश्मीर तैयार है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ बात यह है। तो वही संघर्ष, वही लाठीचार्ज, कहीं फायरिंग, पर्यटकों का जाना बंद, टिकट कैंसिलेशन लोगों के, होटलों का खाली रहना, पुराने दिनों की वापसी। तो पॉलिटिकली तो ठीक है, उनको सूट करता है, उनका कहना कि राज्य के दर्जा लेने के लिए हम संघर्ष करेंगे, सड़कों पे आएंगे। पर सड़क पे आने का परिणाम क्या होगा? कन्फ्रंटेशन, संघर्ष। कश्मीर की बायोग्राफी, कश्मीर का कैरेक्टर डिफरेंट है। वहाँ कन्फ्रंटेशन का मतलब यह है, जब मैं कहता हूँ 50 लोग भी अगर प्रदर्शन करेंगे, कन्फ्रंटेशन का मतलब यह है कि कश्मीर के टूरिज़्म का सत्यानाश जिसे कहते हैं, फिर कश्मीर का उन्हीं दिनों की ओर लौटना वापस जो है। तो बयान दिया उन्होंने पॉलिटिकली, ठीक है, उनका अधिकार है बयान देने का, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अगर ये स्थिति बनती है और सड़कों पे आना पड़ता है तो आम आदमी के इंटरेस्ट में नहीं होगा ये। सर, आखिर कौन है रशीद इंजीनियर जिसने सियासी हलचल मचा दी है कश्मीर चुनाव में? देखिए, वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, सरकारी नौकरी करते थे। 2008 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, MLA का चुनाव लड़ा, जीत गए, फिर एक चुनाव लड़ा MLA, फिर जीत गए, फिर एक चुनाव लड़ा, फिर हार गए। अब 2024 में जो है जेल में रहते हुए भी टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ में बंद हैं, 5 साल से बंद थे, तो फिर चुनाव जीत गए। अब चुनाव प्रचार के लिए जो है ना फिर बाहर आ गए, आके उन्होंने हलचल मचा दी उन्होंने। और चूँकि चुनाव वो जेल में रहते हुए जीत गए, तो ऐसी धारणा है कि बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो उन्होंने भी 30-32 लोग अपने अलग अलग ढंग से खड़े कर दिए,
और इम्प्रेशन ये है कि भाई वो प्रॉक्सी हैं बीजेपी के, नहीं हैं, जो भी हैं एक तरह से। तो ये उनकी कहानी, और आज की तारीख में वो एक फैक्टर है कश्मीर के अंदर। हो सकता है उनको 40 सीट मिले, हो सकता है 2 सीट मिले, हो सकता है जमान जब तो जाए लोगों का इरादा बदल गया और इनकी साख अगर उस पर आ गई स्टेज के ऊपर जो है, लेकिन आज की तारीख में एक फोर्स माना जा रहा है चुनाव के अंदर उनको। सर इसी तरह से जमाते इस्लामी की भूमिका आप इन चुनावों में कैसे देख रहे हैं? जो मैंने पहले आपसे कहा कि 47 तो केसेस दर्ज हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑलरेडी जो है, उनका और इसका इंजीनियर का जो स्ट्रेटजिक अलायंस हो गया है, और अलायंस हो गया तो मान के चलिए 2, 4, 5, 7 सीटें तो वो लोग लाएंगे एक तरह से जो है। तो दोनों ही फॉर्मर मिलिटेंट बैकग्राउंड की पार्टियां हैं, और आप देखिए 40 साल तक उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया जमात ने, पहली बार चुनाव में उतरे हैं आकर के जो है। तो चूंकि क्या है कि 2 डेडली कम्बिनेशन हो गए हैं ऑफ फॉर्मर मिलिटेंट्स, ऐसे 2 कम्बिनेशन जिनका फॉर्मर मिलिटेंसी का बैकग्राउंड रहा है, वो कम्बिनेशन हो गया है, तो कुछ मिरेकल कर सकते हैं। सर क्या कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी के साथ ही होगा टेररिज्म की भी वापसी? हाँ, ये एक चिंता का विषय है। मैंने कहा ना, इसकी 2-3 तरह की संभावनाएं हैं जो है। सरकार चाहे किसी की बने, टेररिज्म के वापस लौटने की संभावना है। कितनी संभावना है ये डिपेंड करेगा सरकार किसकी है और कंट्रोल कौन कर रहा है। एक पल के लिए भाजपा की सरकार बनी वहाँ पे, तो कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले नाक में दम करेंगे, ये कहा ना, सड़कों पर उतर जाएंगे जो है। ये 10-20 हज़ार लोग, अभी नया नया मोराल है लोगों का, सरकार भी देखेगी कि चलो ठीक है आने दो इनको। 10-20 हज़ार लोग क्या जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कश्मीर में इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो उनको फिर कंट्रोल करेगी तो वही झगड़ा होगा, वापस होगा, झगड़ा होगा फिर मिलिटेंसी कहीं न कहीं से वापस आ जाएगी। तो ये बड़ा एक कंट्राडिक्शन है सिचुएशन के अंदर कि हम लोकतंत्र की वापसी कर रहे हैं वहाँ पे, उसके साथ साथ उग्रवाद की भी वापसी हो रही है। उग्रवाद का मतलब होता है प्रदर्शन से शुरुआत होती है उग्रवाद की, प्रदर्शन है, फायरिंग है, झगड़ा है, बम गिराना, मिलिटेंट्स का लोगों को मार देना। वो फिर क्या होता है, जो प्रदर्शन आपका जो प्रोटेस्ट होता है वो टेररिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट है, इट फाइनली टर्न्स इनटू टेररिज्म जो है ये। तो चिंता का विषय है ये। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की वापसी हो रही है, बहुत अच्छा है वापसी हो रही है। जैसे पहले मैंने कहा था क्या चुनाव के लिए तैयार है कश्मीर, आई कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, जो मैंने कहा था जो है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय, क्यूरियोसिटी है। देखते हैं सरकार बनती है वहाँ पे, और सरकार बनने के 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर क्या हालात वहाँ पे बनते हैं। लेकिन हाई रिस्क वैल्यू जिसे कहते हैं वो है सिचुएशन। सर कश्मीर की एक चुनावी सभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यदि 20 सीटें इनकी और कम हो जाती तो ये लोग जेल में होते। आखिर इतना नैतिक साहस उन्होंने कैसे जुटाया? हो जाता है कभी कभी। राहुल गांधी ने कुछ कह दिया होगा, हौसला आ गया होगा उस समय जो है, तो कह दिया उन्होंने जो है। पर नरेंद्र मोदी को जानते नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा था 20 सीटें क्या, 50 सीटें भी कम हो जाती, मैं कहता हूँ 190 भी आ जाते, सरकार तो नरेंद्र मोदी बनाते। मैंने कहा था जैसी शो में 150 आएंगी तभी सरकार वही बनाएंगे, नरेंद्र मोदी हमेशा सरकार बनाएंगे एक तरह से। तो अलग बात है, उनके मन की धारणा है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो उन्होंने अपना वो एक बात कही है उसके अंदर कि वे अगर आते तो ऐसा होता। तो अब अभी तो ऐसा है नहीं, कभी ऐसा होगा तब देखा जाएगा जो है ये। अभी तो बस एक यही कहना चाहिए, पॉलिटिकल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और थोड़ा मोराल बूस्टर है कि राहुल के करीब है थोड़ा आजकल, तो मोराल बूस्टर हो जाता है। पार्टी लीडरशिप के आप आसपास रहते हो तो फिर आदमी ऐसे बयान भी देता है, वरना तो कोई कांग्रेस का लीडर ही क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी अमित शाह के बारे में बोलने से पहले, कोई बयान देने से पहले थोड़ा सा उसकी संसदीय भाषा या उसका वो तो करते हैं। हालांकि इसमें संसदीय का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके अंदर से, बस उनका बयान है। सर आखिर जयंत चौधरी की आरएलडी हरियाणा छोड़कर क्यों लड़ रही है कश्मीर में चुनाव? तो अमित शाह ने इशारा किया होगा गुणा भाग के हिसाब से, जो है वही उनको लाए थे वहाँ पे, और उनका लाना कामयाब रहा वहाँ पे। यूपी के अंदर जो है विनिंग सिचुएशन बनी वहाँ पे जो है। तो यहाँ मैंने सुना 4 एक लोग उन्होंने खड़े किए हैं, कोई खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन कहीं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ वोट काटने होंगे, कुछ वोट जोड़ने होंगे, कोई स्ट्रैटेजी होगी ऐसी, उसके तहत उनको लाया गया है। इट डजंट हैव एनी मच रेलेवेंस। सर क्या मायावती की बीएसपी और अखिलेश यादव की सपा का भी कोई रोल है इस चुनाव में? वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। मायावती ने कहा था हम लड़ेंगे करेंगे, कोई दिखाई फील्ड में तो कोई दिखाई दिया नहीं श्रीनगर में जो है। और सपा का मैंने सुना कोई 20 एक लोग उतारे हैं जिनका कोई नाम पता कभी दिखाई नहीं दिया। वो कहने के लिए कहीं आए होंगे, कहीं कोई 10-20 वोट काट रहे होंगे, किसी के 50 वोट काट रहे होंगे। मतलब कोई रेलेवेंस नहीं है इनकी, न तो बसपा की रेलेवेंस है, ना सपा की रेलेवेंस है, ना आरएलडी की रेलेवेंस है। यूपी के पार्टियां पता नहीं क्यों छोड़ के श्रीनगर में आ गई, किसी स्ट्रैटेजी में आई होंगी, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी में आई होंगी, लेकिन नथिंग मच इम्पॉर्टेंट। सर क्या उत्तर भारत की तरह जम्मू कश्मीर में भी आरक्षण एक मुद्दा है? और दूसरा, इस बार जैसे 16 सीटें रिजर्व हैं, उन 16 रिजर्व सीटों का रुझान क्या कुछ रहेगा?
देखो, आरक्षण तो एक मुद्दा है ही वहाँ पे। इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, भारत सरकार है, इन्होंने जम्मू कश्मीर अनुसूचित अधिनियम में संशोधन किए हैं और उसके लिए जो है ना आपका SC ST वहाँ के जो पहाड़ी हैं, गुजर हैं, दलित हैं, उनको उसका पार्ट बनाया है। 16 सीटें रिज़र्व करी हैं, उसमें 13 सीटें जम्मू में हैं और 3 सीटें इधर श्रीनगर घाटी में हैं। वहाँ पे जो है NC और कांग्रेस जो है इनका कहने के फैसले को रिव्यू करेंगे जो है। अब रिव्यू करेंगे, जब करेंगे, अभी तो फैसला हो गया है और रिव्यू खुद कर नहीं सकते, फिर भारत सरकार में जाना पड़ेगा। लॉन्ग प्रोसेस है, क्यों, भारत सरकार के लेवल पे हुआ, पार्लियामेंट से हुआ है वहाँ पे जो है। और आपने कहा किसको बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली बीजेपी को बेनिफिट मिलना चाहिए। बीजेपी ने इन 16 सीटों का जन्म किया है और इन लोगों को वो अधिकार दिलाया वोटिंग का। वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला है, जैसे 10,000 वोट अकेले उन्हीं के डले हैं, तो नेचुरली 10,000 में 8-9 हज़ार बीजेपी को डले होंगे, ऐसा अनुमान है ये। तो इट इज़ एडवांटेज बीजेपी और एक अच्छा प्रयास है कि SC ST पिछड़ों को तो आगे आना ही चाहिए। पूरे देश में है तो कश्मीर में क्यों नहीं है। जैसा नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि देखो, मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ता हूँ अपना सरकारी फाइल, तो लिखा होता है कानून ऐसे ऐसे, बट इट इज़ एक्सेप्ट JNK, इसको मैं ख़त्म करूँगा। ख़त्म कर दिया उन्होंने, एक झंडा एक देश एक निशान कर दिया ना, वो उसको ख़त्म जो है। तो इसी तरह की सिचुएशन है ये, और वो इनके हाथ में नहीं है। एक अच्छा प्रोग्रेसिव प्रैग्मेटिक मूव है पिछड़ों को साथ लेकर चलने का, और नई सरकार आएगी जो अगर आती है इनकी और रिवर्स करते हैं अगर, कर नहीं पाएंगे। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि उपयुक्त वक्त आ गया है? ऐसा लगता नहीं है। इसका जवाब अमित शाह ने दिया है, वार्ता करेंगे। पहले टेररिज्म तो ख़त्म करो, आतंकवाद तो ख़त्म करो, कर लेंगे वार्ता। तो न तो आतंकवाद ख़त्म होगा, इस तरह का कोई विजुअल सिचुएशन दिखती नहीं है। और वैसे भी क्या कुल मिला के इनका इरादा तो उधर POK पे लगा हुआ है ना टारगेट, तो लगता नहीं पाकिस्तान से ऐसी कोई वार्ता होगी। अभी कोई सिचुएशन नहीं, न कोई हालात हैं। वो तो उनके घोषणा पत्र में ज़रूर है, NC के घोषणा पत्र में पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए जो है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में पाकिस्तान से वार्ता का कोई आसार नहीं हो। तो खुद परेशान है पाकिस्तान वाले, वार्ता कहाँ करें, उनकी इकॉनमी इतनी ख़राब है, उनके रोटी पानी का इंतजाम नहीं है वहाँ पे जो है, वार्ता कोई भी माहौल नहीं है, सेना डिमोरलाइज्ड है वहाँ पे जो है। तो अभी कोई ऐसा आसार नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो अमित शाह ने कहा है, उसके अंदर जो है, जब हालात ठीक होंगे, उग्रवाद खत्म होगा, वार्ता करेंगे, बुलाएंगे आपको। सर, एक और सवाल है कि आखिर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, उसको देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान क्या सोच रहे हैं? दे मस्ट बी वेरी अपसेट, जेलस, डिमोरलाइज्ड कि क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आता उनको जो है। बट नो अदर ऑप्शन देन टू सिंपली वॉच, जिसे कहना चाहिए, और उसका अफसोस मनाने के अलावा उनके पास में कोई कुछ है नहीं। और पाकिस्तान खुद डिमोरलाइज्ड, अदरवाइज कोई बड़ा अटैक उग्रवादियों का इधर उधर कर नहीं सकता, छोटे मोटे जम्मू में कर रहे हैं। बट बेसिकली इट इज़ डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन पाकिस्तानी लीडरशिप एंड आर्मी। सर, क्या शंकराचार्य पहाड़ी और हरि पर्वत का नाम बदलने का भी कोई वादा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? हाँ, किया उन्होंने। अनफॉर्चुनेट फॉर द नॉर्थ इंडियन पीपल, आप हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ के लिए जो है शंकराचार्य। अब ये क्या है कि महादेव का मंदिर है वहाँ पे जो है, भगवान शिव का वहाँ शिवलिंग लगा हुआ है, और कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर है। कम से कम 150 साल से लोग वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब पता नहीं क्या सूझी उन्होंने, तो एक इस्लामिक नाम उन्होंने उसका रख दिया है, उस पर उसको करना चाहते हैं जो है। ऐसे दूसरा हरि पर्वत, ये जगदम्बा माता का मंदिर है, ये श्रीनगर की जो कुल देवी का मंदिर कहा जाता है इसको जो है, और ये भी बहुत पुराना मंदिर है। और वहाँ जो एक यात्रा निकलती है छड़ी की, वो छड़ी की यात्रा भी वहाँ जाती है, मतलब उसकी बड़ी सैंक्टिटी है हिंदू समाज में और सब जगह जो है। तो दोनों ही मंदिर कश्मीर में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं। अब न जाने क्यों इसका नाम परिवर्तन करना चाहते हैं वो जो है। और यहाँ फिर कांग्रेस को लॉस होगा, क्यों टेक्निकली तो कांग्रेस उनके साथ है ना, इस मुद्दे पे नहीं होगी तो दूसरे मुद्दे पे साथ है ये। लेकिन ये फैक्ट है कि उनका प्रस्ताव है ये, अब कर पाएंगे कि नहीं, दिस इज टू बी सीन, बट अनकॉल्ड फॉर। सर, आखिर इस चुनाव में जम्मू कश्मीर की दरबार प्रथा भी क्यों बन रही है एक मुद्दा? ऐसे मुद्दा बन रही है कि दरबार प्रथा एक प्रथा है, आज 150 साल से चली आ रही है। उसमें क्या होता है, गर्मियों में 6 महीने के लिए जो कैपिटल है वो श्रीनगर में शिफ्ट हो जाती है, और सर्दियों के लिए कैपिटल जो है जम्मू में शिफ्ट हो जाती है। 10,000 सरकारी कर्मचारी भी शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर 300 किलोमीटर तक ट्रक कई दिन तक गाड़ियाँ जाती आती हैं, सामान लेके करते हैं वहाँ। एक परंपरा चली आ रही 150 साल से। हाई कोर्ट में मामला चला गया 2-3 साल पहले। हाई कोर्ट ने कह दिया समय की बर्बादी है, तो सरकार ने अगले साल कह दिया इसको बंद कर दो, तो बंद कर दिया। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, मनोज सिन्हा LG ने इसमें कोई व्यू खास लिया नहीं। तो ठीक है, लगता लॉजिकल है कि हर 6 महीने बाद में 10,000 लोग मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे, ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं जो है। तो एक मुद्दा इसका है, तो उन्होंने ये कहा है उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस ने, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो इस प्रथा को वापस लाएंगे, ये बात है। तो लेट्स सी वो जीतते नहीं जीतते, जीतते क्या वापस ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे।
आपकी इकॉनमी अलाउ करती है कि नहीं, स्टेट कॉफर्स अलाउ करते हैं कि नहीं। एक जगह मैंने पढ़ा पिछले 10 साल के अंदर जो है वहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ आने जाने के अंदर वहाँ पे जो है, तो लगता नहीं कि वापस खोल पाएंगे, आश्वासन दिया उन्होंने, दैट्स ऑल। जी सर, क्या जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों का कोई असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर पड़ेगा? पढ़ना चाहिए, मोरल बूस्टर। वैसे तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, छोटा चुनाव है, लेकिन चुनाव का असर ये पड़ेगा कि इन केस अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनी वहाँ फॉर ए मोमेंट, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, तो फिर इनके लिए मोरल बूस्टर हो जाएगा कि ठीक है वो चुनाव हार गया, अब ये चुनाव हार गए तो ठीक है अभी आप वो भी हार गए। हालांकि श्रीनगर के चुनाव हारने की वो पॉलिटिकल डैमेज या उस तरह का लॉस बीजेपी को नहीं है, एक पल की सरकार नहीं बनती तो भी जो है, एक अलग स्टेट है, छोटी सी स्टेट है और इसके अलग उसकी केमिस्ट्री अलग है जिसे कहते हैं, उसका नैरेटिव अलग है जो है, लेकिन फिर भी एक मैसेज तो जाता है ना उस तरह से जो है। और भाजपा अगर जीत जाती है, मतलब है कि भाजपा को श्रीनगर जीतने का उतना बेनिफिट नहीं है परसेप्शन में जितना कि हारने का लॉस है एक तरह से। अगर हारते हैं तो वो उनके लिए मोरल बूस्टर होगा उधर रांची वगैरह में जो है, बम्बई में जो है, तो दिस इज़ ऑल तो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, लेट्स सी। आखिर पीओके की 24 सीटों की क्या कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस है? क्या नरेंद्र मोदी मिला पाएंगे पीओके को भारत से? रेलेवेंस तो ये है कि थोड़ा सा इसका एक इंटरनेशनल कहना चाहिए, पॉलिटिक्स में कूटनीति में कहने की बात है कि आज भी कुल 114 सीटें हैं हमारी, तो उसमें 90 हमने ली हैं, 24 सीटें आज भी हमारी वहाँ पड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि पीओके आज भी कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो हमारा पार्ट है, जिसका पोजीशन हमारे पास में नहीं है। तो आपकी डिमांड को इंटरनेशनल फोरम पे जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथन मिलता है कि देखो उनके बाकायदा प्रोविज़न किया हुआ है 24 सीटों का, और 24 सीटें खाली रखी हुई हैं। और रही बात इसके मिला पाएंगे कि नहीं, तो इनके इरादे का पता नहीं, मोरल बूस्टर और इस तरह से इनका मतलब करेज कन्विक्शन तो है इस तरह का कि कर सकते हैं ये, और कई बार इशारा भी दे चुके हैं। अभी राजनाथ सिंह गए थे कश्मीर चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो हमारे ही हो, आप उधर हो, और पहले कई बार हायर लेवल पे भी बात हो चुकी है। तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी दिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ अनुकूल हों और वहाँ के लोग खुद भी निकलना चाहते हैं वहाँ से, भारत में मिलना चाहते हैं वहाँ से आकर के, तो पीओके का वापस लेना इधर जाइयों की पीओके का जो इधर है उसका मर्जर कह दो, कुछ भी कह दो जो है, भारत द्वारा पीओके का अधिग्रहण कह दो उसका, वो रूल्ड आउट नहीं है। लेकिन अभी आज ऐसी सिचुएशन नहीं है, आज एज इफ़ टुडे जो है, तो वो जो 24 सीटें रखी हैं उनका एक बस एक मैसेजिंग का इम्पैक्ट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कि हमारा एरिया देखो हमने ऑलरेडी प्रोविजन वहाँ पे कर रखा है, दैट्स ऑल। जैसे सर, आखिर इस चुनावी माहौल में कहाँ चला गया गुपकार? गुपकार तो ख़त्म हो गया, जितने कॉन्स्टेंट थे सब छूट गए, अलग अलग हो गए। अब पीडीपी थी, गुलाम नबी थे, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, कांग्रेस, सारे बिछड़ गए, सब अलग अलग अपने अपने उसमें चले गए। तो गुपकार इज़ नो मोर, इट इज़ बरीड along with the time। सर, भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासित पार्टी कहा जाता है, लेकिन जम्मू में इस बार कुछ अलग देखने को मिला, आपसी खींचतान जो अक्सर दूसरी पार्टियों में दिखती है। आपको लगता है कि नए लोगों को टिकट देने से पुराने लोग नाराज़ हैं, और ये डेवलपमेंट कैसा है, कितना अच्छा है इन चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए? नहीं, था तो गलत। अमित शाह के राज में पहली बार किसी ने बगावत का सुर उठाया वहाँ पे, लेकिन दबा दिया गया। अब है ना कि अमित शाह तो झुकते नहीं हैं, आप देखिए। और बगावत किसने की थी? 2 डिप्टी सीएम थे पहले के, उन्होंने बगावत की, एक तरह से झंडा उठाया, और निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता जो है ये नहीं माने, बगावत करते रहे कई दिन तक। टिकट अल्टीमेटली नहीं दिया तो नहीं दिया उनको, 13 दूसरे लोगों को टिकट दिया, बाहर की पार्टियों को ला करके जो है 8 पूर्व मंत्रियों ने टिकट काट दिए, 3 एमएलए टिकट काट दिए। मन में आया जो किया, उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, और उसके बाद में फिर शोर हुआ तो एडजस्ट करते हैं, सबको एकोमोडेट करते हैं, तो एडजस्ट कर दिया। एक को इलेक्शन कमेटी का, कैंपेन का कमेटी का इंचार्ज बना दिया, कोई मैनेजमेंट कमेटी का इंचार्ज बना दिया, एंड दैट्स ऑल, घर बैठो जिसे है। तो हुआ था थोड़ा बहुत हलचल इस तरह की है, लेकिन आला कमान का जो स्ट्रॉन्ग व्यू था एक तरह से, मे बी विद द अप्रूवल ऑफ कोर्स विद द अप्रूवल ऑफ नरेंद्र मोदी हुआ होगा ये, तो अमित शाह ने इस छोटे मोटे कहना चाहिए असंतोष है उसको हैंडल कर दिया, या अगर ब्रूटली कहूँ तो उसको कुचल दिया। अब कोई हिम्मत नहीं करेगा जम्मू के संभाग में फिर से कोई झंडा ऐसा उठाए आगे जा करके, ऐसा मेरा असेसमेंट है। सर, आखिर कब बदलेगा घाटी के लोगों का इंडिया माइंडसेट? हाँ, ये तो बड़ा विशफुल थिंकिंग है, बड़ा गंभीर मुद्दा है एक तरह से। सब कुछ देने के बाद भी जो पहले भी सवाल आया था कि घाटी के लोग उस 375 से कहो, 370 से कहो, जिससे को एक जुड़े हुए हैं या उस झंडे से जुड़े हुए हैं, तो माइंड सेट उनका, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कोई रेलेवेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस अभी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे सब काम वो लोग वही काम कर रहे हैं जो भारत सरकार चाहती है। देखो, वोट डाल रहे हैं, शांतिपूर्ण वोट डाल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आप देख रहे हैं सारा जो है, बाज़ार में धंधा कर रहे हैं अपना, कोई दंगा नहीं कर रहे, फसाद नहीं कर रहे, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, कर तो सब वो वही हैं।
बस दिल के कोने में एक बात उनके रुकी हुई है इस तरह के माइंड सेट वाली। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ एक छोटा सा। पहले हम ईटी उर्दू चलाते थे 9-10 साल तक जो है, क्यों आती थी। तो फिर जो है एक बार मैं श्रीनगर गया, मैं ईटी उर्दू का भी सीईओ था अलॉन्ग विद अदर चैनल जो है। तो वहाँ पे क्या है, शाम को प्रोग्राम आता था ईटी उर्दू में, कश्मीर बुलेटिन करके। वो एक खुदा की आवाज़ थी उनके लिए। तो शाम को सारे कश्मीरी पालथी मार के गांव के अंदर जो है ना नीचे बैठ जाते थे। वो बुलेटिन खुलता था जैसे कि रामायण और महाभारत चल रहा हो जो है, सब देखते थे लोग उसको, इतना पॉपुलर था वो। तो एक दिन मैं कश्मीर गया तो शहर में उस समय जो है तो बहुत से लोग मेरे को पहचानने लग गए। मैंने पूछा भी मेरे क्या पहचानते हैं, तो बोला साहब ईटीवी में देखते हैं आपको तो पहचानते हैं इस तरह से। एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट पे एक छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की, अपने पापा के साथ थी। पापा पुलिस में थे, वहीं पे पोस्टिंग था, सिविल ड्रेस में थे, इंटेलिजेंस में लगे होंगे जो है। तो पापा से कहा कि भी, तो मुझसे उन्होंने कहा कि, तो मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा ऑटोग्राफ। तो मैंने कहा ये मुझे कैसे जानती है, ऑटोग्राफ तो किसी वीआईपी टाइप को लेते हैं किसी को ऑटोग्राफ तो जो है। तो उसने कहा कि ये आपको ईटीवी में देखती है जो है, उर्दू में जो है ये। तो मैंने कहा कि एक बात बताओ, मुझे श्रीनगर में इतने लोग क्यों जानते हैं। तो उसने कहा ईटीवी के कारण से। तो मैंने कहा ईटीवी क्यों देखते हैं इतने लोग। तो मैं साइड में ले गया और कहा कि सर पता है आपको। मैंने कहा बताओ, ये अपना चैनल है, बाकी इंडिया का चैनल है, समझ रहे हो। ये माइंड सेट, रिजल्ट कुछ नहीं। वो एनडीटीवी भी देख रहे होंगे, आज तक भी देख रहे होंगे। एक परसेप्शन बन गया, इंडिया अलग है, हम अलग हैं। अब टूट रहा है धीरे धीरे, मतलब जनता ने तोड़ दिया इस परसेप्शन को। एक टुकड़े में रह गया भाई, कश्मीर जम्मू कश्मीर क्या है, चलो यूँ मान लो जम्मू तो क्लियर है, कोई इशू नहीं है, आधा कश्मीर भी क्लियर होगा। आधी घाटी में ये परसेप्शन चल रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परसेप्शन कितने इलाके में है। हार्डली 50% ऑफ वैली पीपल, लोग कहते हैं 60 लाख है वहाँ जितने भी हैं, 50% मान लो उसका, उसमें परसेप्शन है। टाइम इज़ ए हीलर, टाइम के साथ साथ चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर श्रीनगर में भी क्या एंटी आउटसाइडर, एंटी एलजी माहौल बन रहा है? हाँ ऐसा है कुछ इस तरह का। अभी अदिति भी जाके आई थी वहाँ पे जो है, तो एक माहौल बन जाता है वहाँ। इंप्रेशन लोगों का ऐसा है कि वहाँ का लिकर बिजनेस जो है यूपी वालों ने ले लिया, वहाँ का माइनिंग बिजनेस जो है बाहर के लोग आ गए। बाहर के लोग इसलिए आगे होंगे ना कि इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब कश्मीर में तो गरीबी ज़्यादा है, इन्वेस्टर नहीं मिलते उस तरह के, तो बाहर से इन्वेस्टर आते हैं। लेकिन उससे इंप्रेशन ये भी जाता है कि यार बाहर के लोग आ गए, बाहर के लोग पैसा बना रहे हैं, आउटसाइडर आ गए वहाँ पे जो है, बिजनेस में आ गए, हमें तो रोज़गार भी नहीं मिला। अब नेचुरली एक आदमी अगर मान लो कि दिल्ली से जाएगा श्रीनगर में, तो कंपनी लगाएगा तो लेबर वेबर यहीं से कुछ लेके जाएगा, अपने भरोसे का आदमी लेके जाएगा वहाँ पे जो है। तो इंप्रेशन इस तरह का बन गया वहाँ, जो अयोध्या में इंप्रेशन बन गया था, बहुत फैटल हुआ था बाद में जो है ये, उसी तरह का एक छोटा इंप्रेशन वहाँ भी क्रिएट हो रहा है। वहाँ पे एलजी कहते हैं वायसराय है एक तरह से, भारत सरकार, इंडिया का मतलब जो है, हमारा नहीं है, अपनेपन की बात। हालांकि बहुत डाउन टू अर्थ है एलजी वहाँ पे जो है, आम आदमी है, बिल्कुल आम पॉलिटिशियन है और आम आदमी के साथ रहते हैं, लेकिन इम्प्रेशन बन गया है इस तरह का वहाँ जो है। तो ये जो बात है इस तरह की, वो केवल उसी कारण से है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसको जो है ना, अमित शाह लीडरशिप को इसको वाकई इस फीडबैक को देखना चाहिए। पीएमओ को इस फीडबैक को रियली सीरियसली एग्जामिन करवाना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा कोई भाव पनप रहा है क्या वहाँ पे है, तो उसका मैं हैंडल करना चाहिए, उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए उस फीडबैक का। सर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस, एनसी और पाकिस्तान की धारा 370 पर समान विचारधारा का जो बयान दिया, क्या उसने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पक्ष में माहौल को, बाजी को पलट दिया है? 100%। कम से कम जम्मू में तो पलट ही दिया है। मैंने पहले आपसे कहा ना, नरेंद्र मोदी अगेन हीरो। उन्होंने इतने प्रभावशाली भाषण दिए कि उनकी जो वाकपटुता थी या जो उनका एक जो पॉपुलरिटी थी, वो ग्राफ एकदम से बढ़ा। मैंने पहले भी कहा, अगर वो ग्राफ 240 के बाद कहीं 2-4% कहीं नीचे गिरा होगा, ठीक है ना, तो वो ग्राफ एकदम से 20% ऊपर बढ़ गया, वापस पुरानी स्टेज पे आ गया वो ग्राफ जो है। भाषण इतने ज़बरदस्त दिए उन्होंने इस मुद्दे को इशू बना करके। मुद्दा कन्विंसिंग था क्योंकि गवाही थी सामने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की, उसका स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तो वेरी कन्विंसिंग। तो ही इज़ गेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, ही इज़ गेन फ्रॉम, जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने जो मूर्खता करी वहाँ के, उससे वहाँ के प्रधानमंत्री भी नाराज़ होंगे कि आपने ज़बरदस्ती ऐसा बयान दिया, एक मौका दिया आपने बीजेपी को उसको प्ले करने का, इशू को जो है। सर धारा 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदला है, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का जो विकसित भारत का आइडिया था वो कहाँ तक पहुँचा? विकसित के 2 पार्ट हैं। देखो, एक तो कितना बदला है, तो आप देख रहे हैं कश्मीर इज़ बैक टू नॉर्मल, बहुत बड़ी बात है। कश्मीर इज़ बैक टू नॉर्मल बहुत बड़ी बात है, एक सपना मानिए आप इसको, लेकिन साकार हो गया वो जो है। और बात रही विकसित भारत की, तो आप देखिए 80,000 करोड़ का पैकेज नरेंद्र मोदी ने दिया है। अभी पिछली बार गए थे 32,000 करोड़, उस दिन दे आए थे, उस 80,000 करोड़ के अलावा आप देखिए। और टूरिज़्म का आप देखिए, कोई
घाटियाँ वाटियाँ हैं और कुछ ऐसे 137 पर्वत हैं जो खुले हुए नहीं थे, वो खोल दिए उन्होंने उसके लिए हिमालयन रेंज के अंदर जो है। टूरिज्म कितना बढ़ गया है आप देख रहे हैं वहाँ पे जो है, रोड्स कितनी बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन, बिजली कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे। तो क्या सारा फोकस वहाँ डेवलपमेंट पे हो गया है और गवर्नर उस हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। दैट वे जो एजेंडा है नरेंद्र मोदी का डेवलपमेंट का और पीएमओ मॉनिटरिंग होता है उसका जो है। तो ये तो फैक्ट है बात कि कश्मीर बदल भी गया है और कश्मीर विकास के रास्ते पर भी है, विच इज़ समथिंग रेयर टू बी सीन। अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हुआ था कश्मीर में पूरा, आप देखिए वहाँ लाल चौक के आसपास और देखिए कितनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, कितने अच्छे पाथ बन गए हैं, कितना अच्छा रूट बन गया है वहाँ पे जो है। तो कश्मीर इज़ ऑन डेवलपमेंट पाथ, हम ये कह सकते हैं। सर लेकिन जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर के युवा एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियों से ऊब गए हैं और किसी नए ऑप्शन की तलाश में हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है और क्या इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा? ये तो फैक्ट है, वो ये महसूस कर एक बड़ा वर्ग यूथ का महसूस करता है। राजा महाराजा हैं ये भी, चाहे वो पीडीपी के लोग हों, चाहे वो फारूक फैमिली हो और फैमिली हो, ये हैं तो राजा महाराजा के स्टाइल में। वही 3 परिवार जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो चाहते हैं कोई यंग लीडरशिप सामने आए, लेकिन अब है ना दिस इज़ टू अर्ली, मतलब इतना वो जल्दी है अभी। ये विचार अभी आया है चुनाव के दौरान, जब चुनाव की घोषणा हुई है। आने वाले समय में इसका फ़र्क पड़ेगा और हो सकता है इस बार अगर राजा महाराजा हारते हैं, अगर मान लो अब्दुल्ला हारते हैं, उनकी बेटी हारती है, तो फिर मानना कि ये सेंटिमेंट काम कर रहा है उसके पीछे कि राजा महाराजाओं को हटाओ, आम आदमी को लाओ, यंग लीडरशिप को लाओ। तो महसूस तो करते हैं लोगों, कितना इम्पैक्ट होगा दिस इज़ टू बी सीन। सर लाल चौक का आप जिक्र भी कर रहे थे, आपकी नज़र में कितनी बदली है लाल चौक की तस्वीर, और जिसे कभी कश्मीरी आतंकवाद का पर्याय माना जाता था? वो टेरर का एकदम से क्या नर्व सेंटर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने उस टेरर के नर्व को काट के फेंक दिया है और लाल चौक के माथे पे तिरंगा लगा दिया परमानेंट, बड़े साइज़ का। क्या पाकिस्तान से देखो टेलीस्कोप लगा के कि देखो ये लाल चौक, हमारा लाल चौक है, हमारा भारत है, हमारा तिरंगा है। और लाल चौक तो गेम चेंजर है। कश्मीर में क्या परिवर्तन हुआ है, कहीं मत जाइए, कुछ मत करिए, सीधे लाल चौक खड़े हो जाइए जाके, तो महसूस ही नहीं होगा कि लाल चौक ये वो है टेरर का प्रतीक जिस पे झंडा लहराने के लिए नरेंद्र मोदी ने जान की बाजी लगा दी थी 96 से, जो भी टाइम था उस समय का जो है ये वो लाल चौक है क्या? आपको महसूस नहीं होगा? इतनी भीड़, इतने चारों तरफ लोग आना आए, इतने बढ़िया शोरूम उसके चारों तरफ के, और तो और देखिए उसके आगे एक मिठाई की दुकान है, शक्ति स्वीट्स, देखा होगा जो है, उस पर आधा किलोमीटर लाइन लगती है जलेबी लेने वालों की। वो देश की बेस्ट जलेबी की शॉप है वहाँ पे। पहले कोई दिखता नहीं था, दुकान बंद रहती थी, मैं गया 1-2 बार जो है। अब हम जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, जलेबी खा के आते हैं वहाँ से जाके जो है। इस वर्ष लाल चौक पे एक और चमत्कार हुआ। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश विसर्जन का जुलूस निकला, अद्भुत, चमत्कारी, कश्मीर के इतिहास में। और लाल चौक के उस चौराहे पे वहाँ से गुजरता हुआ गणेश चतुर्थी का जुलूस एक सचमुच अद्भुत एवं उत्साह बढ़ाने वाली घटना थी, जिसको देश के करोड़ों लोगों ने अपने घरों में बैठ के देखा। तो कुल मिला के टोटल बदल गया है वहाँ पे। तो लाल चौक है ना, एक सिंबॉलिक है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के कश्मीर का जो साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ है या ब्लडी रिवोल्यूशन हुआ है, ऐसा मान लीजिए, किया होगा टेररिस्ट के साथ जो है, तो उसका एक सिंबल जो है ना, एक लिविंग सिंबॉलिक पिक्चर जो है, वो लाल चौक है। सर केंद्र सरकार ने एलजी को, उपराज्यपाल को, विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के एलजी हैं, उनको एक एक्सटेंडेड पावर्स दी थी, और उसी तर्ज पर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स बढ़ा दी। अब इसमें सवाल 2 उठते हैं। पहला कि ऐसी स्थिति में जो नई सरकार आके, नए जो मुख्यमंत्री आएंगे, तो कैसा इंटरेक्शन रहने वाला है, उस मुख्यमंत्री की क्या पावर्स रहने वाली हैं, और क्या ऐसी स्थिति में जो दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच का चल रहा है, जम्मू कश्मीर में भी आप ऐसी स्थिति उत्पन्न होते हुए देखते हैं? एब्सोल्युटली 100%। बस अब देखना ये कि सरकार किसकी बनती है। अगर भाजपा की सरकार बनी तो प्रोसीजर तो यही रहेगा जो उन्होंने एलजी को एम्पावर किया है। मैं बताता हूँ एलजी को क्या एम्पावर किया है उन्होंने, अभी जो है एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट किया है दिल्ली के पैटर्न पे जो है। तो क्या प्रोसीजर तो फॉलो होगा, लेकिन रुकेगा नहीं, काम स्मूथली निकल जाएगा, ठीक है, क्या भरोसा होगा कि अपने लोग हैं, ठीक काम कर रहे हैं, कोई इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, दूरबीन लगा के इसको कहते हैं, इसको टेलीस्कोप से देखने की ज़रूरत नहीं इसको जो है। लेकिन अगर सरकार उन लोगों की बनती है एक तरह से, तो कन्फ्रंटेशन इज़ फ्रॉम डे 1। बस शपथ के बाद अगले दिन से कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगा। वो कैसे शुरू होगा? नया कानून जो एम्पावर किया उन्होंने एलजी को, उसमें साफ लिखा हुआ है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जीएडी, आईएएस, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विसेज के ट्रांसफ़र और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ये सब राज्यपाल के पास होंगे।
कोई भी इनमें बड़ा काम होगा तो राज्यपाल की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। आप देखिए, और यहाँ तक कहा गया है कि कैबिनेट की मीटिंग होगी तो राज्यपाल का एक प्रतिनिधि आपके कैबिनेट मीटिंग में बैठेगा। आप देखें उसको जो है तो बैठना है उसमें जो है। और दूसरा ये कि अगर मंत्री भी कोई अपनी मीटिंग अपने दफ्तर में करता है, उसकी सूचना 2 दिन पहले एजेंडा के साथ में राज्यपाल को देनी होगी। तो हाई चांसेस ऑफ कन्फ्रंटेशन वहाँ पे दैट वे जो है तो चलेगा ऐसे जो है। अब केजरीवाल का तो किस्सा अलग था, दिल्ली का मामला था, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखने की बात है, वही कन्फ्रंटेशन वहाँ पे जो है। और फिर क्या है, अब चूँकि इसमें तो सारी फोर्सेज वहाँ डिमोरलाइज्ड हैं, एंटी फोर्सेज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस समय कितनी डिमोरलाइज रहती हैं, कितना लोग उनको कर पाते हैं, ये एक देखने की बात होगी। वहाँ पे जो है कन्फ्रंटेशन है। और अभी इंटरव्यू दिया उसने उमर ने, मैंने पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसने कहा कि मुझसे आप ये अपेक्षा करोगे मैं चपरासी लगाने के लिए राज्यपाल के हाथ जोड़ूं तो नहीं होगा मेरे से ये। और कहा कि आप मेरे से अपेक्षा करें कि मैं राज्यपाल के दफ्तर के बाहर जाके बैठूं और एक सर मेरी फाइल क्लियर कर दीजिए, तो नहीं होगा ये। तो राज्यपाल ने पलट के कहा, राज्यपाल ने कहा आई विल मेंटेन ए फाइन बैलेंस with the elected government to achieve peace and prosperity, and if this is the objective then there are no chance of confrontation। लेकिन होगा तो सही ना, दैट वे जो है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। कश्मीर के चुनाव का एक जो सीरियस आउटकम है वो ये होने वाला है, उसमें अगर सरकार नॉन बीजेपी की बनती है तो ज़्यादा चांसेस हैं कन्फ्रंटेशन की गवर्नर के साथ। फिर वही होगा, कश्मीर विल बी डिस्टर्ब्ड, कश्मीर विल नॉट रिमेन नॉर्मल, वही बात, टूरिस्ट जाएगा नहीं, बस हम इसको LDP देख लिया करेंगे यहाँ बैठ के कि ठीक है इसको यहाँ देख लो बैठ के, कौन जाएगा जो है। तो इट इज़ ए सीरियस थ्रेट और सीरियस पॉसिबिलिटी। लेट्स सी गॉड विलिंग क्या होता है। सर, पिछले 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार के दौरान मनोज सिन्हा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का क्या रोल रहा है? अच्छा कॉम्बिनेशन। सबसे बड़ी बात है कि 2 पावर सेंटर नहीं बने, आमतौर पे बन जाते हैं। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या ना, बड़े सीजन लो प्रोफाइल PMO में बैठते हैं खुद, इसके बावजूद पावर सेंटर नहीं बनने दिया, मिरेकल है ये। मनोज सिन्हा भी खांटी पॉलिटिशियन है, वो भी देखते हैं कि PMO के क्लोज हैं, PMO में बैठा, वो भी अवॉइड करते होंगे कोई किसी बात का डिफरेंस ओपिनियन। लेकिन दोनों की ये सक्सेस स्टोरी कहना चाहिए कि पिछले 5 साल में कोई ऐसी बात सामने आई नहीं, वरना और नहीं तो कम से कम न्यूज़ स्टोरी आ जाती है कि इस मुद्दे पर दोनों मतभेद था। दोनों अच्छे रूप में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एज ए टीम, इज़ गुड। तो सर क्या नई सरकार में कश्मीरी पंडितों का कुछ भला होगा? होना चाहिए। सरकार की दुखती रग है ये, बहुत समय से सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन बस कभी कोई काम नहीं होना होता तो नहीं होना होता। अब वो यही कह रहे हैं 38,000 वोट तो खैर वो डाले हैं, लोग डाल रहे हैं वहाँ से जो है। और देश में जहाँ भी कश्मीरी पंडित हैं उनसे कहा भी गया है कि वोट डालो, मैं मुख्य धारा में तो आओ आप जो है। लेकिन इशू वही है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, फिर वो क्या रिहेबिलिटेशन का इशू है। तो वैसे तो अब्दुल्ला ने भी कहा है कि हमारे एजेंडा में भी है ये कश्मीरी पंडित जो है। तो देखिए, उम्मीद तो है लोगों को, लेकिन उम्मीद तो वही है, अमित शाह नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। हो सकता है थोड़ा उनको कश्मीर के चुनाव के बाद एजेंडा से थोड़ी फुर्सत मिले तो थोड़ा इस पर फोकस कर लेंगे और इस पर तो होगा कुछ ना कुछ जो है। सर क्या ये सच है कि पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की रिहाई के बदले 5 आतंकवादियों को छोड़ना और IC-814 में 178 पैसेंजर के बदले 3 आतंकवादियों को छोड़ना, क्या घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये टर्निंग पॉइंट था? ऑफ कोर्स बिल्कुल था, एक बेंचमार्क सेट कर दिया ना एक केस में, दूसरे केस में करना पड़ा। अब पहले केस में क्या हुआ, BP सिंह की शपथ हुई प्राइम मिनिस्टर की, 6 दिन हुए थे, शायद 8 दिसंबर 1989 की बात है जो है। गृह मंत्री के रूप में सैयद मुफ्ती नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, और मीटिंग कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की हो रही थी। उसी समय एक फ़ोन आता है कि आपकी बेटी का अपहरण हो गया है। ठीक, पता लगाया क्या हुआ, तो पता लगा वहाँ पे कि उनकी बेटी जो है रुबैया सैयद जो है वो एक डॉक्टर थी, इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में। तो दफ्तर से निकली वही 2 बजे के आसपास, तो ऑफिस की जो ट्रांजिट टैक्सी होती है छोड़ने जाती है, लेने आती है, उसमें गई। लाल चौक से 3 किलोमीटर आगे गई तो साइड में एक मारुति थी नीले रंग की, उसने हाथ दिया, रुक गए, कार से उतारा, उसने कोई शोर नहीं मचाया, इट इज़ टू बी नोटेड जो है, और कार में बैठ गई, चली गई वहाँ से। तो शाम को जो है JKLF ने उसका ली जिम्मेदारी
और एक आगे में 20 आतंकवादी छोड़िए इस पर। फाइनली जाकर फिर 5 पे समझौता हुआ। तो 5 दिन वार्ता चलती रही। अपहरण हुआ 8 तारीख को, 13 तारीख तक वार्ता चलती रही या वार्ता का नाटक होता रहा, दिस इज़ टू बी सीन जो है। और फिर 13 तारीख की शाम को 7:30 बजे उसको एक जो बीच में जस्टिस थे, उनको वकील मध्यस्थ बनाया हुआ था मोतीलाल भट्ट करके जो है, उनके घर पे रुपया को पहुंचा दिया। वहाँ से अपने घर चली गई। एक घटना हुई। तरबिया तो ये हुई। इसी के साथ में एक सवाल इससे जुड़ जाता है जो है कि क्या इसमें कोई साजिश थी रुबैया के अपहरण में, फिर उसके छुड़ाने में। तो किसी ने लिखा था कि शक की सुई उनके पिताजी पे गई और लोगों पे गई इस बात के लिए कि जैसे अपहरण हुआ था तो पुलिस वालों को सब पता रहता है, छिपता नहीं है। तो एनएसजी के जो डीजी थे उस समय, उन्होंने कहा गृह मंत्री से कि मैं 1 घंटे में उसको छुड़वा के वापस ला सकता हूँ जाके, आप इजाज़त दीजिए। तो मीटिंग में उन्होंने उसको झिड़क दिया और वो आदमी फिर मीटिंग से उठ के चला गया। जैसा सुनते हैं, जैसे किताबों में लिखा है, लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं किताबों में जो है। तो इससे सवाल खड़ा हुआ कि क्या वो लोग चाहते थे कि इसको तुरंत नीच विधाई और आगे जाके कहीं कोई डील हो आतंकवादियों से, कुछ क्या हो क्या नहीं हो। मतलब एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसका। हम ये नहीं कह सकते कि साजिश थी और इसमें वो शामिल थे पूर्व गृह मंत्री, लेकिन एक प्रश्न उठाया गया है, एक शक की सुई उठाई गई है देश के अंदर इस मुद्दे पे। दूसरा जो है सवाल IC 814 का, उसी के पैटर्न पे 10 साल बाद दूसरा किस्सा आ गया जो है। और फिर चूँकि वो एक बेंचमार्क तय हो गया था, एक मिसाल हो गई थी, तो करना पड़ा। तो दोनों घटनाओं से, और ये जो खुंखारवादी थे 3 छोड़े गए IC 814 में जो है, ये बहुत ज़बरदस्त थी। आज ये टॉप मिलिटेंट लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, टॉप जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो है आप देखिए IC 814 का ये तस्वीर जो है, ये कंधार में बैठे हुए लोग और कंधार में सब कुछ हुआ। तो ये इंडियन लॉ एंड ऑर्डर हिस्ट्री का और पॉलिटिकल हिस्ट्री का मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट था। इन दोनों घटनाओं में भारत सरकार को सरेंडर करना पड़ा। तो सर क्या ये भी सच है कि आतंकियों के जनाजे पर खुद मुख्यमंत्री महबूबा रोया करती? रोती होंगी, स्वाभाविक था, क्योंकि लोकल थी, वहीं का सेंटिमेंट था। आतंकवादी कौन थे? ये तो थे आसपास के लोग जो बन गए थे आतंकवादी किसी पर्पज़ से। तो संपर्क रहता आपका, सॉफ्ट कॉर्नर था मन में। तो मैंने देखा है, उसने सुना है कि जाती थी, आज जनाजे में जाएगा तो 2 आंसू आँख में आ ही जाते हैं। और उसने आरोप भी लगाया था दूसरे लोगों ने कि आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करती हैं। मैंने कहा ना, वो ज़माना आतंकवादियों के मनुहार करने का ज़माना था। आप देखते हैं किसी दफ्तर में क्या होता है, लेबर लीडर के लोग आते हैं, कई दफ़े झगड़ा करते हैं। एक अफसर होता है, वो कहता है इनको बाय पीस, इनकी मांगे मान लो, रवाना करो। दूसरा अफसर होता है, कहता है नो आई विल फेस। तो ये जो सरकार है अब वो फेस करने वाली है कि नो आई विल फेस। मैं वो सरकार जो थी मनुहार वाली थी कि बाय पीस, आतंकवादियों चाहे कोई भी हो। तो आरोप लगता था कि उनको फाइनेंस भी करती हैं, उनको मदद भी करती हैं, और उनके एक साइकोलॉजिकल सिंपैथी है उनके साथ में। तो जाती थी तो आदमी रो पड़ता है, माइट बी ट्रू। सर क्या ये सच है कि महबूबा ने रिश्ते में लगने वाले चाचा जावेद इकबाल से शादी की? देखो, शादी ब्याह तो जन्म पत्री में लिखे होते हैं, कहा मैंने जो है, लेकिन ये लिखा है इतिहास में कि 7 साल उम्र में बड़े थे उनके चाचा, नीस चाचा वही कहते हैं, उसी फैमिली में थे जो है ये। तो 1982 में महबूबा जो है, अब महबूबा सुंदर तो हैं, और उसमें तो और सुंदर होंगी उस ज़माने में जो है। तो डॉक्टरी वो LLB की पढ़ाई कर रही थी श्रीनगर यूनिवर्सिटी में जो है 82 में जो है। तो उसी समय जावेद नाम के एक व्यक्ति जो है, जो चाचा हैं इनके, जो उम्र में 7 साल बड़े हैं उनसे जो है, वो भी वहाँ पढ़ने लगे आकर के जो है। दोस्ती हो गई दोनों में, प्यार हो गया, घर वालों तक बात पहुँची। तो फादर ने कहा भी बड़ा एम्बेरसिंग लगता है भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में है तो इंडिया ही ना, कि ऐसे ब्लड रिलेशन में शादी कैसे होगी। लेकिन देखा ठीक है, दोनों का मन है, तो परिवार ने इजाज़त दे दी, शादी हो गई। शादी 4 साल चली, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई तो ये चीफ मिनिस्टर मतलब पॉलिटिक्स में आना पड़ा इनको। पहला चुनाव 1996 में लड़ा जो है। तो उनके पति नहीं चाहते थे जावेद की फुल टाइम पॉलिटिक्स में जाए एक तरह से, तो नहीं बात बनी, तो फिर दोनों राजी राजी अलग हो गए। तो शादी हुई और शादी से अलग हो गए। वो लौट के, जैसे भारत में परंपरा है ना, लड़की माँ के घर आ जाती है वापस, तो वो शादी के बाद में पिता घर आके आ गई और फुल टाइम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई। सर 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में पाक समर्थित आतंकवाद का विभत्स चेहरा उस समय अपने चरम पर था, तो तब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी? बहुत ख़राब थी, बहुत डरावनी थी, बहुत चिंता की बात थी। इसीलिए मुझे अभी भी डर लगता है कि कश्मीर को ठीक से सुलझाओ, ठीक से सुलटाओ, ठीक से सरकार बनाओ, शांति व्यवस्था रखो, वरना 1990 के दशक के दिन बहुत बुरे थे,
बहुत डरावने थे। वो दिन कहीं वापस नहीं आ जाएं कश्मीर में, बहुत दुख होगा, देश को दुख होगा। मैं आपको एक दो घटनाएं बताता हूँ जो मुझे याद हैं इस तरह की जो है। एक घटना है 25 जून 1990 की। एक सरकारी टीचर थी, लैब असिस्टेंट थी, श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पे नौकरी करती थी, गिरजा टिक्कू, ठीक है। तो हालात ख़राब हुए तो वापस चले गए जम्मू की तरफ सब लोग जो हैं। अब सैलरी लेने आना था उसको, तो सैलरी लेने के लिए वापस श्रीनगर के पास उस कस्बे में आई जहाँ उसकी नौकरी थी। तो एक मुस्लिम फैमिली जो उसको जानती थी उसके घर पे रुकी वो रात को। तो रात को 1:30 बजे जो है 3 हथियारबंद लोग वहाँ पे आए, उसको वहीं उठाया, कार में ले गए। उस साथ में गैंग रेप हुआ वहाँ पे। जब रेप हुआ तो गिरजा ने एक आतंकवादी की आवाज़ पहचान ली, लोकल था। तो उनको डाउट हुआ कि पहचाने के, यहाँ तो आइडेंटिफिकेशन हो गया ये। तो उन्होंने उसको पास में आरे की मशीन से जाके उसमें काट दिया, उसके टुकड़े हो गए। ये थी 1990 के दशक के आतंकवाद की एक तस्वीर जिसको सुन के ही आदमी सिहर उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी एक तस्वीर मैं बताता हूँ आपको, वो मार्च की है। सारी घटनाएं 1990 के आसपास की हैं, आप देखिए जो है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बालकृष्ण नाम का व्यक्ति था, 26 साल उम्र थी, विवाहित था। उसका नाम आतंकवादियों की लिस्ट में आ गया। एक रात को 4 आदमी आए तो उसको गंजू के नाम से ही पुकारते थे, बालकृष्ण को गंजू के नाम से पुकारते थे। गंजू कहाँ है? घर वालों ने कहा नहीं है वो, तो वेट करेंगे। सुबह 7 बज गए, 7 बजे ठक ठक वापस कि गंजू को बाहर भेजो। उन्होंने कहा वो तो आए नहीं अभी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गेट तोड़ के 4 आदमी अंदर आ गए, घर की तलाशी ली। वो भाग के जो है ना, चावल का एक ड्रम पड़ा था उसमें छिप गया जाके। तो जैसे उनको आहट हुई तो उन्होंने फायर कर दिया, गंजू मारा गया, आतंकवादी चले गए। पत्नी आई लौट के वापस जो है ऊपर, और गंजू का शव देखा। और शव के साथ साथ में क्या दृश्य देखिए आप, ये कि खून से लदे हुए चावल जो है ना यूँ बह के आ रहे हैं उसमें से, बोरी में से। आप देखिए, ये थी आतंकवाद की दूसरी तस्वीर कहने के लिए। तीसरी छोटी सी तस्वीर एक और, आतंकवादियों की लिस्ट में एक कोई था व्यक्ति, और प्रेमी कहते थे उसको। ये जगमोहन जो गवर्नर थे वहाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा उसके लिए जो है। तो उन्होंने कहा प्रेमी नाम का व्यक्ति था, कवि था, टीचर था, सब था। उसको भी थ्रेट आई वहाँ पे, तो ले गए उसे। लड़के ने कहा पापा मैं भी साथ चलता हूँ, तो साथ चले गए। 2 दिन तो उनका पता नहीं चला। 2 दिन बाद पेड़ से लटकती हुई उनकी दोनों की लाशें मिली। लाशों को उतारा तो देखा गया उनके चमड़ी उधेड़ी हुई थी, हाथ पांव तोड़े हुए थे, कई जगह जलने के निशान थे, बाल नोचे हुए थे। तो ये है आतंकवाद के चेहरे जो थे। तो धन्यवाद दो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को, फिर कहता हूँ मैं, धन्यवाद दो उनको कि ये दिन कश्मीर में आज नहीं है। कश्मीरी पंडित हो सकता है वहाँ नहीं लौट पाए हों पूरे, लेकिन सुरक्षित तो हैं एक तरह से, और हम और आप सुरक्षित हैं उस कश्मीर के अंदर। तो ये स्थितियाँ थी आतंकवाद की वहाँ की। आपने अच्छा विषय उठाया। सर, आखिर क्या कारण था शेख अब्दुल्ला को आगे बढ़ाने के बाद भी पंडित नेहरू ने उन्हें 11 साल तक जेल में डाले रखा? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, एक समझते थे। बाद में जब कबीलों ने अटैक कर दिया कश्मीर में और राजा हरि सिंह शरण में आ गए भारत के, तो जब फिर राज आ गया हिंदुस्तान की तरफ एक तरह से, तो पंडित नेहरू ने उस समय जो है ना हरि सिंह को मनुहार करके शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का बना दिया। वहाँ पे अच्छी दोस्ती चली, सब अच्छा रहा। धीरे धीरे समय के साथ साथ का उनका दिमाग बदलता चला गया, और उनको दिमाग रहा कि आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, कश्मीर को आज़ाद करना है। और कैसे आज़ाद करना है कि ना हिंदुस्तान के साथ ना पाकिस्तान के साथ, हम इसको ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे इसको, और उसके प्रधानमंत्री जो होता है वो इसके बनेंगे। अमेरिकन राजदूत से मिल लिए, गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसमें जो है। बाद में पता लगा तो अयूब खान जो थे पाकिस्तान में जनरल, उनसे मिल लिए जा कर के। जब पता लगा तो नेहरू ने फिर उठा के जेल में डाल दिया। 11 साल जेल में रहे। 11 साल बाद 1964 में, 53 में डाला था जेल में, 53 में, 64 में जब जेल से बाहर निकालने की बात आई, तो फिर ये आया कि पाकिस्तान से डायलॉग करना ज़रूरी था। मध्यस्थ कौन हो? उन्होंने कहा शेख अब्दुल्ला। तो जेल से रिहा किया गया उसको, और फिर उसने मध्यस्थता का रोल किया एक तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में। लेकिन क्या हुआ कि मीटिंग जो होनी थी
और 27 मई को होनी थी अयूब की, उनकी, शेख अब्दुल्ला की और पंडित नेहरू की। अचानक पंडित नेहरू की 27 मई को डेथ हो गई जो है, तो मीटिंग आज तक वो हो नहीं पाई। तो डेथ के बाद में मैंने पढ़ा कि शेख अब्दुल्ला फूट फूट के रोया नेहरू की डेथ पे जो है, और पाकिस्तान असेंबली में शोक प्रस्ताव पास हुआ, पाकिस्तान के झंडे आधे झुका के रखे गए। और फिर पॉलिटिकली सवाल कभी कभी आता है कि पीओके क्या नेहरू की गलती थी या नहीं थी, आज हमारा वो विषय नहीं है। एक तरह से इस तरह दोस्ती थी, नेशनल इंटरेस्ट नेहरू के लिए भी तो था ना एक तरह से। जब उन्होंने देखा कि ये भारत की, इसकी लॉयल्टी भारत के साथ नहीं है, इसकी लॉयल्टी कहीं और है, जेल में डाल दिया, कोई भी करेगा ऐसे तो है। तो दिस इज़ द स्टोरी। सर, मैंने सुना है कि फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अचानक फिर मन कैसे बदला? फिर वही पूर्णिमा जन्मपत्री, मुख्यमंत्री बनना लिखा था उसको, इतनी कम उम्र में, छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गया और कितने साल मुख्यमंत्री रहा। वो तो पढ़ाई कर रहे थे अपनी, अच्छी भली जो है, विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। जब सरकार फिर से बनी दोबारा, तो फिर ये सवाल आया कि भाई मुख्यमंत्री खुद बने फारूक अब्दुल्ला वापस, या कि घर में नई पीढ़ी को चांस दिया जाए। तो उमर अब्दुल्ला की माँ ने कहा कि नहीं, नई पीढ़ी को चांस देना चाहिए, लेकिन बेटी ने कहा पापा वापस आप ही बनो। तो कई दिन तक चलता रहा। तो 5 जनवरी को शपथ होनी थी, और ये बात है 29 दिसंबर की उस साल की। तो फिर 5 दिन के अंदर संघर्ष होता रहा, बात चलती रही। अल्टीमेटली इनकी मदर ने प्रिवेल किया इनके फादर पे जो है, और फिर ये तय हुआ कि ठीक है इन्हीं को चांस दिया जाए। तो फिर इनकी ताजपोशी होगी, मुख्यमंत्री बन गए, चल गए। तो भाग्य में लिखा था मुख्यमंत्री बनना, तो बन गए। सर, क्या आपने कश्मीर के बारे में इस लोक कथा को सुना है कि जो वहाँ के पहले मुस्लिम शासक रिंचन थे, उन्होंने पहले हिंदू राजा को मारकर पहले राजकुमारी कोटा से शादी की, तो फिर वहाँ पर इस्लाम कैसे बढ़ा? ये सच है कि कश्मीर शुरू में तो इस्लामिक नहीं था, हिंदू बौद्ध लोग शासन करते थे, धीरे धीरे हुआ। पहली कथा इसमें आई है कि 700 साल पहले की बात है, जो आपने कहा कि राजा था, सहदेव नाम था, एक सेनापति था, रामचंद्र नाम था, रामचंद्र की बेटी थी, कोटा नाम था, बहुत सुंदर थी। तो राजा जो है उस पर कबाइलों ने हमला कर दिया, सहदेव भाग गया, राज्य की कमान रामचंद्र के हाथ आ गई। रामचंद्र से बेटी के हाथ आ गई, स्मार्ट थी, काम जानती थी। इसी बीच में क्या हुआ, तिब्बत से एक राजकुमार वहाँ से भाग के तिब्बत से यहाँ आ गया। क्यों आ गए भाई वहाँ से भाग के यहाँ? कैसा वहाँ अटैक हो गया, राजा के तख्त को उलट दिया किसी दूसरे लोगों ने वहाँ पे। तो मैं जो जिला बाईपास श्रीनगर में, वहाँ से भागता हो यहाँ पे आ गया, इनके साथ रहने लग गया। स्मार्ट था, ये सुंदर थी, दोस्ती हो गई। इतने में क्या हुआ, दोस्ती के बावजूद इसके मन में प्रतिशोध या राजा का भाव आया, हत्या कर दी राजा की, प्रेमिका के फादर की हत्या कर दी जो है। तो प्रेमिका शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने कहा भाई आप मेरे पिता के हत्यारे हैं, कैसे शादी कर सकती हूँ। अब राजकाज होता है, सब लोगों ने मनाया होगा, तो मान गई। तो वो बौद्ध था, तो उसको उन्होंने कहा रानी ने कि हिंदू बन जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं तो मुसलमान बनूंगा। तो इस्लाम में चला गया। तो तब से ऐसा हुआ कि वहाँ का जो पहला राजा था, बौद्ध से उससे हट के जो है वो मुस्लिम हो गया। फिर चलता रहा किस्सा। सर, एक कश्मीरी यूथ में एक हीरो बन गए थे बुरहान, उसके बाद फिर वो सेना के साथ मुठभेड़ में मारे भी गए। इस पीछे की कहानी क्या है सर? अनफॉर्चुनेट चैप्टर है मानवीय दृष्टि से। बुरहान 22-24 साल की उम्र का एक खूबसूरत व्यक्ति था, हैंडसम, आकर्षक। अच्छी संगत में होता तो IAS IPS बनता, और नहीं भी होता तो एक अच्छी दुकान चलाता लाल चौक पे, बिजनेस करता, शादी करता, फैमिली बनाता। संगत गलत थी तो उग्रवादी बन गया। हजबुल ने अपना कमांडर अपॉइंट कर दिया। उसने क्या है, गन को ग्लैमर के साथ मिक्स कर दिया, घाटी का पोस्टर बॉय हो गया। मैं उन दिनों गया था तो लोगों ने मुझे वहाँ दिखाए थे तस्वीरें उसकी, कि साहब ये मोस्ट पॉपुलर है आज की तारीख में यहाँ पे, इसका इंटरव्यू हो जाए तो पता नहीं चैनल कहाँ जाएगा, समथिंग लाइक दैट जो है ये। तो बड़ा स्मार्ट सा फोटो दिखाया था उसका, गन वन के साथ था वहाँ पे जो है वो। तो हीरो बन गया। सरकार की चिंता हुई कि बड़ी संख्या में यूथ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, और वो रिक्रूट करने लगा था यूथ को अपनी आर्मी में।
दैट वे जो है। तो सेना को लगाया पीछे। अब कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, मैं कह चुका हूँ पहले, इसलिए मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कोई भी कानून को तोड़ो तो पहले ये सोच लेना कि पकड़ा जाऊँगा, फिर सोच के तोड़ना, ठीक। तो एक दिन सूचना आई। सूचना क्या आई कि एक गांव में जो है वो श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर गांव, वहाँ पे आया तो बिरहान अपने 15-20 लोगों के साथ में रात को पार्टी कर रहा था। तो वहाँ जो कसाई था उससे 2-3 बकरे कटवाए और बहुत सारा मीट लेके वहाँ पे गया कि पार्टी होगी। तो उस कसाई ने लीक कर दिया किसी को लोकल वहाँ, जैसे कि वो अमेरिका किसी ने लीक कर दिया था ना वहाँ, लादेन का हुआ था इशू। इंटेलिजेंस से तो ऐसे ही होता जो है, लीक कर दिया। सूचना आई तो आर्मी ने घेरा, 100 आर्मी के जवान, 50 पुलिस के जवान। अंदर महसूस हो गया कि बाहर लाउड स्पीकर से बुला रहे हैं कि बाहर आओ। तो नहीं विचार किया कि क्या करें। तो शायद बुरहान ने ऐसा कहा कि भाई बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि वरना इसको ब्लास्ट कर देंगे बिल्डिंग को ही जहाँ बैठे हुए हम लोग जो है। तो अपन क्या है कि फायरिंग के 2 रेंज हैं, अपन उनको तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं, बच गए तो बच गए। तो एकदम से वो बाहर निकले लेकिन निकल नहीं पाए, वहीं ढेर हो गए जो है। 15 मिनट के ऑपरेशन में बुरहान और उसका 2 साथी और थे, वो तीनों ख़त्म हो गए। और कश्मीर में एक भावी आतंकवादी नेता का इस तरह से पतन हुआ जो नेशनल इंटरेस्ट में आप कह सकते हैं इन द सेंस कि और आगे बात बढ़ती करती ये जो है, लेकिन मानवीय पहलू दुखद था। एक पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का जो कुछ और अच्छा काम कर सकता था, गलत संगत के कारण उग्रवादी बना और उसका इस तरह का दुखद पतन हुआ। सर, जम्मू और ख़ास तौर पर पुंछ और कठुआ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई। ये जो प्रयोग था ये कितना सफल रहा? देखो बनाई गई हैं, ये बड़ा मुश्किल है। हथियार तो दे दिए हैं, हथियार देना तो आसान है, चलाना मुश्किल है। अब मेरे को आप हथियार दे दो, मान लो कि फायर करो, बहुत मुश्किल है। तो गांव में लोगों को हथियार तो दे दिए हैं उनके, कुछ एक लोग मजबूत होते हैं, फायर कर भी सकते हैं। तो जम्मू में जो आतंकवाद बढ़ रहा है तो सरकार ने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए उनको गन्स दी हैं इस तरह की, और दे रहे हैं गन। अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयोग है। और जब सिर पे आ पड़ेगी तो गन चलाना सीख जाएंगे अपने आप। 1-2 गलत भी चला देंगे तो कोई बात नहीं, जो है सीख तो जाएंगे। तो अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का एक। सर, कश्मीर में आप मिलिटेंसी को, टेररिज्म को, उग्रवाद पर जो कंट्रोल है उसमें ईडी का रोल कैसे देखते हैं, खास तौर पर टेरर फंडिंग में? ईडी की आलोचना करते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट और कई जगह आजकल एक चल रहा है इस तरह का जो है। लेकिन ईडी का एक बात के लिए अभिनंदन होना चाहिए श्रीनगर में, बस उग्रवादियों के जो बैंक अकाउंट थे, मतलब फाइनेंशियल रूट के थ्रू उन्होंने टेरर को कंट्रोल किया जिसे कहते हैं, ये पहली दफ़ा हुआ। वरना मजाल था किसी ईडी के अफसर की कि श्रीनगर में जाके आप गिलानी के हाथ डाल दो, जाके किसी बैंक अकाउंट को सीज कर दो या वहाँ से पता कर दो। पत्थरबाजी का पैसा कहाँ से आता था? फाइनेंस के बिना तो कोई पॉलिटिक्स हो नहीं सकती ना जो है। तो अमित शाह और यहाँ की जो स्ट्रैटेजी बनी, गृह मंत्रालय के स्ट्रैटेजिस्ट जो लोग थे यहाँ पे, कि उनकी फाइनेंशियल कमर को तोड़ो, उसमें ईडी ने बहुत शानदार काम किया वहाँ पे। उसका परिणाम आपके सामने है ना। पत्थर जो बंद हुए हैं खाली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बंद नहीं हुए हैं, खाली सेना से बंद नहीं हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल कमर तोड़ने से साथ में बंद हुए हैं। तो ईडी की सारी आलोचनाओं के बावजूद जो आजकल चल रही है, बेल इज ए रूल एंड दैट इज एक्सेप्शन, सब ठीक है अपनी जगह, अपनी अपनी मेरिट अलग अलग हर चीज़ की, ठीक है ना। लेकिन इस बात के लिए तो है कि मतलब चूँकि कश्मीर के उत्थान के प्रति, कश्मीर के नॉर्मल होने के प्रति जिस तरह का वोट ऑफ थैंक्स नरेंद्र मोदी अमित शाह को दिया जाता है, उसी तरह एक्सटेंशन वोट ऑफ थैंक्स जो है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी और ईडी को भी दिया जाना बनता है कि उन्होंने रिमोट कंट्रोल से कर करके उनके फाइनेंस को कंट्रोल किया और उग्रवाद को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले किया। सर, एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आप अक्सर ज्योतिष और जन्मपत्री में आप बहुत विश्वास रखते हैं और उनका उदाहरण कई बार आप देते हैं। तो क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है, ऐसे में क्या आपकी जानकारी ज्योतिष और जन्मपत्री के लिहाज से वहाँ की सरकार या नतीजों को लेकर कहती है? देखो, ज्योतिष तो कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, नरेंद्र मोदी अमित शाह ऐसे हैं कि ज्योतिष को पलट देते हैं ये कई दफ़े। तो ये संभावना दिमाग में रखते हुए ज्योतिष को, मतलब आप ये मानिए, एक ज्योतिष का कहना ये है कि भाई ये अब्दुल्ला एंड कांग्रेस का जो अलायंस है, इनको 51 to 56 सीट्स जो है ना मिल सकती हैं। वोट परसेंटेज, वोटिंग शेयर 40 से 42%, और बीजेपी को 23 से 26 मिल सकती हैं, और वोटिंग परसेंट 28 से 30%।
और तीसरी जो पार्टी है महबूबा, इसको 5-7-60 ऐसे मिल सकती हैं 18% वोट के साथ में करके जो है। तो उनके हिसाब से ज़्यादा संभावना उस अलायंस की बनती है जो पहला कांग्रेस और उसका किया हुआ है। 51 का मतलब ये है कि 46 पे सरकार बनती है ना, और 46 पे बना देंगे, 51 तो दूर की बात है। दैट इज एक तो आकलन ये है। दूसरा आकलन जो कुमार गणेश हैं वहाँ के राजस्थान के ज्योतिष जो करते हैं, उनका भी इसके आसपास है। वो 56 के बजाय 51 कहते हैं मान लो, और इनको जो अपन 26 कह रहे हैं तो उसको 22 कहते हैं या 27 कहते हैं। तो कुल मिला के जो 2 ज्योतिष अभी तक सामने आए हैं, उनका ट्रेंड ये है कि ज़्यादा संभावना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने की है। बट यू नेवर नो, जैसे मैंने कहा ना, चमत्कार हो सकता है। घाटी में जो कुछ नया इस तरह से हुआ है इस बार जो है, और अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आ गई तो सब पलटाया जाएगा। फिर ज्योतिष भी एक तरफ बैठ जाएंगे इन द सेंस। वो तो सामने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब ये है। और फिर एक बेसिक इक्वेशन ये भी तो दिख रहा है ना 35-10 का, कि 35 जम्मू और 10 ये 46, 45, 46 तो वैसे ही हैं। और 35 भी ले आते हैं तब 10-11 निर्दलीय जुड़ जाएंगे, वो अगर जीत के आते हैं वहाँ से, तो जो संभावना है ये। तो ज्योतिष के आकलन को सामने रखते हुए एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए अभी भी ये आशा की जानी चाहिए, आशा इन ए वे कि ये मतलब स्पेकुलेशन अभी भी बाकी है देखने का कि ज्योतिष कितना सही उतरता है, और अमित शाह का और जो कैलकुलेशन है या जो स्ट्रेटजी है वो कितनी कामयाब होती है, और बीजेपी कमल जिसे कहना चाहिए, कमल वहाँ खिलता है कि नहीं। और मैं अगर इसको वापस समाप्त करके 3 सेंटेंस में इस बात को कहूँ तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ज्योतिष अपनी जगह हैं और नरेंद्र मोदी अमित शाह की स्ट्रेटजी एफर्ट्स अपनी जगह हैं। अब देखना ये है कि ज्योतिष के हिसाब से जो आकलन है उनकी सरकार बनती है, या कि फिर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है, और फिर राज्यपाल का निमंत्रण मिलने के बाद वो कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाती है और सरकार बना पाती है कि नहीं। तो नाउ दिस इज़ टू बी सीन कि किसका आकलन सही निकलता है, ज्योतिष का आकलन सही है या इन लोगों के जो एफर्ट्स हैं उसका परिणाम सही है। दिस इज़ टू बी सीन। तो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड अगेन। ये तो सब भविष्य के गर्त में है, जाहिर बात है सर, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन बदलता कश्मीर है, खूबसूरत कश्मीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि आपने 1990 के दशक का जिक्र किया, तो अमूमन ये कहा जाता है कि अपनी पुरानी गलतियों से भविष्य को सुंदर बनाने के लिए सीखने की ज़रूरत होती है। कश्मीर को हमने देखा है, कश्मीर का संघर्ष हमने देखा है, कश्मीर उस संघर्ष की हिंसा में की आग में झुलसता हुआ हमने देखा है, और इसीलिए ज़रूरी है कश्मीर के बदलने का, और यही वहाँ के लोग भी चाहते हैं। और शायद जमहूरियत बरकरार रखने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। बहुत सारे दिलचस्प और रोचक किस्सों का भी सर आपने जिक्र किया आज के जेसी शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए, इस विश्लेषण के लिए, और साथ ही बाकी तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज जेसी शो में जुड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि आज है पर्यटन दिवस और क्योंकि हम कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर का पर्यटन लाजवाब, शानदार, खूबसूरत वादियों के बीच नजर आता है। तो क्यों ना जाते जाते और जेसी शो को समाप्त करते करते कश्मीर के पर्यटन दिवस के मौके पर और वहां का पर्यटन आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाते चलते हैं। नमस्कार मदनों